मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। दोस्तों इसमें सब कुछ कवर करवा दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा। सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे निकालना है, ग्राफ पे कैसे दिखाना है, कितने मेथड से आप उसको अलजेब्रा में सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग वाला सब कुछ मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज आपको सिखाई, इसलिए इतनी लंबी वीडियो बनी है। एक तरफ जाके कॉपी पेन लेके बैठ जाओ पूरी वीडियो सीखने के लिए। और हाँ दोस्तों एक बात और, आपको एक लिंक भी बताने वाला हूं मैं जहां से आप फ्री कोर्सेज पा सकेंगे किसी भी क्लास का। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डियर सर में। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन पढ़ ली है, मैं उनके भी जोड़े पढ़ने हैं। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स यहाँ पर सबसे लास्ट में आ रहा है, और वेरिएबल्स तो मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ, क्या बार बार रिपीट करना भाई। जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहे, मैथ्स के अंदर हम कुछ मान लेते हैं, हमें जब नहीं पता होता कि हमने मान लिया इसकी वैल्यू एक्स है, तो ये जो एक्स वाई जेड एस टी यू वी जो होते हैं ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स दिखेंगे, ठीक है, टू वेरिएबल्स दिखेंगे। अब वो एक्स वाई हो सकते हैं, एस टी हो सकते हैं, यू वी भी हो सकते हैं। किसके अंदर दिखेंगे? इक्वेशंस के अंदर दिखेंगे जी। अब ये इक्वेशन क्या है, लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था मैंने भाई, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसमें हमारे बराबरी दिखाई गई हो, जिसमें एक साइड दूसरी साइड के बराबर दिखाई गई हो, जिसमें एक इक्वल का सिंबल हो, वो आपकी इक्वेशन होती है। और इक्वेशन भी कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। अब ये लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण क्या होती है भाई? जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। 9th क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन अब 10th की अगर मैं बात करूं, यहां पर है आपके पेयर्स, यहां पे आपको जोड़े पढ़ने पड़ेंगे। वहां हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, यहां पे हम दो एक साथ पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने 9th वाला चैप्टर पहले पढ़ाया था, ताकि अगर आपको एक रिवीजन करना है आप और बेटर तरीके से आप 10th वाले समझ सकें। तो अगर आप चाहें तो बाद में वो भी देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए एक इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी, मैंने लिखा यहां पर 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है? देखो प्रूफ करता हूं। अभी यहां पर देखिए इक्वेशन है, इक्वल का हमें सिंबल मिला, मतलब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या है? लीनियर है। लीनियर क्या होती है भाई? जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो यहां पर वेरिएबल है आपका x और y, तो x की पावर भी यहां पर 1 है और y की पावर भी 1 है। तो जब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और इसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं, देखिए एक वेरिएबल x हो गया, एक आपका y हो गया। तो इस तरह से ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक है। लेकिन फिर वही बात कि हम 10th में पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो पढ़ेंगे, जोड़ा पढ़ेंगे। तो आइए एक और इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने दूसरी लिखी यहाँ पे, मान लीजिए 6x + 7y + 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया जोड़ा। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर एक जोड़ा बन गया है। तो हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? जहाँ पर दो इक्वेशन हमें देखने को मिलेंगी, वो लीनियर होंगी और उनके अंदर सेम वेरिएबल होंगे। ये एक शर्त है। क्या शर्त है? कि वेरिएबल सेम होंगे। देखिए यहाँ भी वेरिएबल x और y था, यहाँ भी x और y है। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर नीचे वाली इक्वेशन में x और y की जगह मान लीजिए वेरिएबल कुछ और हो जाता, वेरिएबल यहाँ पर हो जाता s हो जाता और यहाँ पर t हो जाता, ये कुछ इस तरह से हो जाती 6x + 7t + 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती। तो फिर ये पेयर्स नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स अलग हो गए, यहाँ पर अलग हो गए। भाई जोड़ा क्या होता है रियल लाइफ में? जोड़ा क्या होता है? अब पेयर ऑफ शूज, जूतों का जोड़ा देखा है ना आपने, तो दोनों शूज सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जूता एक चप्पल है, अगर मैं एक जूता एक चप्पल रख दूं तो क्या वो जोड़ा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो पेयर्स ऑफ शूज क्या होंगे? एक जैसे शूज होंगे। चप्पल्स क्या होंगी? एक जैसी होंगी। तो ये आपका पेयर होगा जहां पर भी वेरिएबल जो होंगे वो एक जैसे रहे। तो ये आपकी होती है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इनको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इनको सॉल्व भी तो करेंगे ना, आंसर लाना पड़ेगा हमें। तो इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला आपका होता है ग्राफिकल मेथड, मतलब आप ग्राफ पर इनकी इक्वेशन की लाइन बनाकर, आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक स्ट्रेट
लाइन बनती है, 9th वाली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब इसको हम ग्राफ के मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है अलजेब्रिक मेथड के, इसको हम एक्स वाई को पुट करके और पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और उसमें भी आपके 3 तरीके हैं, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है आपका एलिमिनेशन मेथड, एक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों ही एक्सरसाइज इसमें आपके चैप्टर में हैंगी, ये सब सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। आइए आगे की बातें जानते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत ही ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूं, आपके फायदे का सौदा है। बहुत ही जल्द हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फ्री कोर्सेज के लिंक शेयर करने वाले हैं, कोई सी भी क्लास का, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप कोई सी भी क्लास में हो, फ्री कोर्सेज के आपको लिंक वहां पर मिलने वाले हैं। तो आज ही अभी जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइए। नीचे आपके लिए मैं लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज शाम तक 1 लाख बच्चे वहां पर पहुंच जाए, बस मैं ये चाहता हूं। फ्री कोर्सेज के लिंक मिलेंगे आपको, तो वो करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक पर जाकर वहां पर अपने आप को आप ऐड कर ले, ठीक है। आइए अब आगे की बातें करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी जनरल फॉर्म की, एक इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी, हमें अच्छे से याद है। हमने इस तरह से कुछ लिखा था कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी एक जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म हम कह देते हैं कि भाई ये तरीका होगा। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इसकी जनरल फॉर्म भी यही होगी। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो इसकी जनरल फॉर्म भी यही होगी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पर ये जो x और y है ये तो आपके हो गए वेरिएबल्स, ठीक है, इनकी तो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। और ये जो a b c हैं ये आपके होंगे रियल नंबर्स, ठीक है, ये तो हमें पता है ना अच्छे से, ये आपके रियल नंबर्स होंगे। अब लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ये है कि भाई यहाँ पर तो ये सेम ही है दोनों, हमें कैसे पता लग गया कि ये पहली इक्वेशन के लिए है या दूसरी इक्वेशन के लिए है। तो हम कंफ्यूज ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो पहली इक्वेशन होगी ना उसमें जो रियल नंबर्स होंगे हम उनको a1 b1 और c1 कर देंगे, a1 b1 और c1। और जो इक्वेशन 2 होगी उसमें हम a2 b2 और c2 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम देख के पहचान जाएंगे, अच्छा जी a1x वाली है मतलब ये पहली इक्वेशन है, अच्छा जी b2y लिखा हुआ है मतलब ये दूसरी इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन का है। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर इनको नंबर दे दिए। तो यहाँ पर इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 ये आपके रियल नंबर्स हो गए। और x और y तो दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है, वो तो हमारे वेरिएबल दोनों में एक जैसा होना चाहिए, तो वो आपका वेरिएबल है। तो ये आपकी इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है इसकी मदद से हम 3.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ भी नहीं है, बल्कि उसमें 3 ही सवाल हैं। आइए फटाफट करते हैं, फिर उसके बाद 3.2 स्टार्ट करेंगे। और 3.2 को स्टार्ट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, तो वो हम उस वाली एक्सरसाइज से पहले ही सीखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 3.1। वीडियो को लाइक कर देना। तो 3.1 का पहला सवाल हम समझने जा रहे हैं। जो सोच में आपको देने की कोशिश करूं वो आप लेना, ठीक है, किस तरह से आपको इसको पढ़ना है, समझना है और इसको सॉल्व करना है। क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सवाल पढ़ लिया लेकिन कहां से शुरू करें वो नहीं आता, वही मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर के आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा। तो आफ्ताब कुछ कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। आफ्ताब कह रहे हैं कि 7 साल पहले, बेटी 7 साल पहले क्या हुआ था, 7 साल पहले ये हुआ था कि आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू, कि मैं ना तुमसे 7 गुना ज्यादा था, मतलब तुम जितने साल की 7 साल पहले थी मैं उस साल के 7 गुना मेरी उम्र थी, ये आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा। और फिर आफ्ताब ने कहा कि 3 years फ्रॉम नाउ, और बेटी आज से 3 साल बाद तुम जितने साल की हो जाओगी ना मैं उससे भी 3 गुना हो जाऊंगा। समझ में आ रहे हो, मतलब 7 साल पहले जो बेटी की उम्र थी आफ्ताब 7 साल पहले उसके 7 गुना था, और 3 साल बाद जो बेटी की उम्र होगी आफ्ताब उस उम्र के 3 गुना हो जाएगा 3 साल बाद। तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पर हमसे की गई हैं। 2 स्टेटमेंट है मतलब 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, पेयर्स बनेंगे, यहाँ पर जोड़े बनेंगे। आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करें हम इनके सवालों को। देखिए हमें यहाँ पर नाम दिया गया आफ्ताब और उसकी बेटी, तो आफ्ताब का नाम शुरू में, तो हम पहले आफ्ताब की एज को x मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, के आफ्ताब की जो अभी की वर्तमान आयु है उसको हमने मान लिया कि आफ्ताब जो है वो x साल के हैं, ठीक है, x ईयर्स आप यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश में। अब दूसरी है उनकी डॉटर बेटी, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की जो एज होगी उसको हम y मान लेंगे कि डॉटर जो है उनकी बेटी वो y साल की है। इस तरह से हमने इनको मान लिया। अब पहली इक्वेशन बनानी है जो 7 साल पहले वाली पुरानी वाली बात कही है हमसे। तो 7 साल पहले की बात के लिए यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिख देंगे प्रॉपर, 7 साल पहले क्या हुआ था। 7 साल पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 7 ईयर्स,
ठीक है, 7 ईयर्स एगो। अब 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं, बस देखिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है 7 साल पहले की बात हुई है ना, कुछ मत करो, आप क्या करेंगे इनकी उम्रों में से 7 साल कम कर देंगे। तो अगर मैं 7 साल पहले की बात करूंगा, एज ऑफ आफ्ताब लिख रहा हूँ मैं खाली, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, आप लिखेंगे 7 ईयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी x - 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल घटा दो, और फिर उसकी बेटी की भी 7 साल कम हो जाएगी अगर मैं 7 साल पास्ट में चला जाऊंगा। तो इसी तरीके से जो उनकी डॉटर होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी पूरा नाम डॉटर, तो उनकी हो जाएगी उम्र y - 7। तो जैसे अगर हमें जितने साल पहले का कहा जाएगा, हम फौरन ही एक काम ये करेंगे कि उनकी जो प्रेजेंट एज होगी उसमें से उतने साल कम कर देंगे अगर पहले की बात की गई है। अगर बाद की बात कही जाएगी तो हम उसमें प्लस कर देंगे। सबसे पहला काम आप आंखें मीच के ये कर देना। अब इक्वेशन बनानी है, देखिए इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा भाई x - 7 एक तरफ लिखो, और इक्वेशन के लिए हमें इक्वल लगाना पड़ेगा, और y - 7 दूसरी तरफ हम लिखेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई ये हमें इक्वल करना है, लेकिन अभी ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि 7 साल पहले के जो आफ्ताब है ना, ये 7 गुना है। आफ्ताब कितने गुना है, आफ्ताब 7 गुना है। तो अगर मुझे इनको बराबर करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि मैं इसको भी 7 गुना कर दूंगा, इसको भी 7 टाइम्स कर दूंगा, जब भी तो बराबर होगा ना। इक्वेशन हमें बराबर करनी है, हमसे कह रखा है 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स है, 7 गुना है। तो अगर मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा तो मुझे उसकी बेटी की उम्र को भी 7 गुना करना पड़ेगा, 7 टाइम्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम 7 टाइम्स इसको भी कर देंगे। ये तो ऑलरेडी 7 गुना है, इसको हमने कर दिया, तो अब ये इक्वेशन बराबर हो गई। अब इक्वेशन कहलाई जाएगी क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, एक ऐसा कथन जिसमें बराबरी दिखाई गई हो, वो इक्वेशन होती है, आपको बताया था मैंने। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये आपका सॉल्व हो क्या आएगा, x - 7 यहाँ पर है, इक्वल में आपका ये 7y हो जाएगा, और ये 7 × 7 = 49 हो जाएगा, -49, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस 7y को मैं इधर ले आऊँगा तो ये आपका हो जाएगा -7y, +7y था ना, इक्वल के इधर आया, बॉर्डर पार आया, तो ये -7y हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -49 था, ये माइनस का जो 7 है ये जब इक्वल के उधर जाएगा, माइनस वाला नंबर प्लस का हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो ये +7 हो जाएगा। अगर मैं इसको और सिंपल करूँ तो ये हो जाएगा आपका x - 7y = यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस से प्लस माइनस होती है, 49 में से 7 जाएंगे तो आपका 42 बचेगा, बड़े नंबर का निशान लगता है, बड़ा नंबर 49 है, 49 का माइनस, तो यहाँ पर माइनस बन गया। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। 2 बनानी है। अब दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी 3 साल बाद के लिए बनेगी। तो ऐसे ही अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 साल बाद की बात करनी है। तो 3 साल बाद, जैसे ही मैंने आपको क्या बताया, जैसे कितने साल बाद की बात होगी, हम फौरन क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसकी स्टेटमेंट अलग से बनाता हूँ मैं। तो देखिए 3 ईयर्स यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स जो भी आपका होगा। तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद ये होगा कि आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x + 3, ठीक है, उसकी बेटी की हो जाएगी y + 3, 3 साल उनके बढ़ जाएंगे। अब वही बात, हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वल करना है। हमसे कहा गया कि 3 साल बाद ना आफ्ताब 3 गुना हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में, ये रहा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि तुम जितने साल की होगे मैं उससे 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफ्ताब 3 गुना हो जाएंगे, हमें इक्वेशन बराबर करनी है। ये पहले से 3 गुना हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी बेटी को 3 गुना कर देंगे, मतलब उसकी बेटी की जो एज होगी वो 3 गुना कर देंगे, इक्वेशन बराबर हो गई। फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x + 3 = 3 की y में होगी 3y, और प्लस 3 × 9 हो जाएगा। ये 3y जो है इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, और ये 9 प्लस का है, ये 3 उधर आके माइनस का होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा। देखिए यहाँ पर 9, ये माइनस का 3 हो गया। तो इस तरह से x - 3y = 6, ये आपकी बनेगी दूसरी इक्वेशन। अब हमें इसको क्या करना है, ये आपका अलजेब्रिकली हो गया, हमें इसको ग्राफ पे भी दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाना लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, 9th क्लास वाला चैप्टर जब पढ़ाया था। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डब्बा बनाएंगे x और y के लिए। तो यहाँ पर हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ निकाल के इसकी भी पुट कर देंगे। आइए निकालते हैं। अब देखिए वैल्यूज में मैंने आपको बताया था कि भाई रिलेवेंट निकालनी है हमें, ताकि हम उसको ग्राफ पे आसानी से दिखा सकें, ऐसा नहीं कुछ का कुछ निकल जाए। अब देखिए आसान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, आसान बनाने के लिए मैं करूँगा, मुझे इसको अगर मैं यहाँ पर y0 रख दूँ तो ये पहला पार्ट 0 हो जाएगा। तो फिर मेरी x की वैल्यू -42 आ जाएगी, जो कि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे भाई। नीचे माइनस में इधर किसकी x की आएगी ना, तो इधर -42 तक जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, छोटा करने के लिए मैं ये करूँगा, अगर मैं यहाँ पर इसकी y की प्लेस पर 7 रख दूँ, अगर मैं 7 पुट कर दूँ, ये हो जाएगा 7 × 7 = 49,
ठीक है, 49 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 49 उधर जाकर प्लस का 49 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का 42 पहले से है, प्लस का 49 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास माइनस का 7 बचेगा। समझ में आ रही है बात? इसको हम सॉल्व करके माइनस का 7 बल्कि प्लस का 7 आएगा, माइनस का भी क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर जो है यहाँ पर बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं y 7 रखता हूँ तो x भी मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या करा, आसपास की वैल्यू ढूंढी। अब ऐसे में y की जगह यहाँ पर 6 रख दूंगा। जब 6 रखूंगा तो 6 7 42 हो जाएगा, फिर वो 42 इधर जाके प्लस का होगा, तो यहाँ पर 42 प्लस का हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा 6 रखने पर। तो इस तरीके से हमने इसके 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको इस वाली इक्वेशन के भी 2 पॉइंट निकाल लेने हैं। तो x और y के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसके 2 पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए क्या करना है, वही बात, क्या हमें रिलेवेंट वैल्यूज रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पर y की जगह रख दूँ 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, x हमारा 6 आ जाएगा, ये आ गया। अब ऐसे अगर मैं इस y की जगह रख दूँ, कितना रखूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस जाके उधर 12 हो जाएगा, तो 12 आगे चला जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे छोटा नंबर लाने की। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 रखूँगा तो ये आपका हो जाएगा -3 इंटू -2, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 फिर बॉर्डर पार यहाँ जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x हमारा 0 आएगा। तो ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी आसानी के लिए निकाल लिया। बस अब इनको ग्राफ पे प्लेस करना है। देखिए करते हैं, आइए पहले इस इक्वेशन के लिए करते हैं। तो x 7 रखने पर y 7 आया, तो हम चलेंगे यहाँ पर x की तरफ 7 बढ़ेंगे। ये मैंने x 7 रखने पर y 7 आया, तो y ऊपर जाता है यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं इस जगह पर आएगा x 7 y 7। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, x 0 रखने पर y 6 आया। x 0 रखने पर मतलब x पे हम कहीं नहीं बढ़े, y कितना आया हमारा, y 6, तो y के लिए हम ऊपर जाएंगे 6 टाइम्स यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका x 0 y 6। तो ये आपकी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। कौन सी इक्वेशन के लिए है, इक्वेशन है आपकी ये x - 7y और इज इक्वल टू -42। यहाँ पर हम इक्वेशन भी लिखते हैं लाइन के, ताकि पता लगा ये लाइन इस इक्वेशन के लिए। ऐसे अब इसके पॉइंट पुट कर दो, 6 और 0, x पे 6 बढ़ेंगे और y पे 0, मतलब ये यहीं पर यहीं रहेगा। अब x पर 0 y -2, x पे 0 रहो, y के लिए नीचे आ जाओ -2 पर, ये आ गया x 0 y -2। इसकी भी यहाँ पर हम देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, x - 3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर दिया, हमने इसको ग्राफ पे भी दिखा दिया। दोनों की स्ट्रेट लाइन आएंगी और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा काम इसमें किया जाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नोट करना है नोट कर लो। आइए इसका अगला सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं वो भी करवा दूंगा आपको वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी ये वाली। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर हमसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स के, भाई 2 किलो सेब हैं हमारे पास और 1 किलो अंगूर हैं, उनकी जो कीमत है मिलाकर कितने रुपए के बैठ रहे हैं, वो 160 रुपये के बैठ रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये है, इसी से हम पहली जो है अपनी इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए अब वही बात, यहाँ पर पहले आया है एप्पल्स, बाद में आए ग्रेप्स। तो पहले एप्पल्स की जो वैल्यू होगी, जो रुपये होंगे, उनको हम x मान लेंगे, और जो अंगूर है ग्रेप्स है उनको हम y मान लेंगे। तो हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स की, 1 किलो सेब की जो कीमत है वो x रुपये है, हमने ये मान लिया। और 1 किलो अंगूर की कीमत जो है वो y रुपये है, हमने ये इनकी कीमतों को x और y के वेरिएबल्स में मान लिया है। अब आगे क्या कहा गया हमसे, पहली इक्वेशन में देखिए, पहली इक्वेशन में क्या है, 2 किलो सेब हैं, 2 किलो सेब, 1 किलो की हमने मानी है x रुपीज़, तो 2 किलो के कितने होंगे, 2x रुपीज़ होंगे। तो ये आ गए 2x रुपीज़, यहाँ पे लिखता हूँ बल्कि थोड़ा सा और इधर करके, ये आपका आ गया 2x रुपीज़ के सेब हो गए आपके 2 किलो, और 1 किलो ग्रेप्स, और 1 किलो ग्रेप्स को हमने सिर्फ y माना है, तो प्लस y। इन दोनों की कीमतें मिलकर कितने कितने रुपये के हैं, टोटल 160 रुपये के। तो ये इन दोनों की मूल्य जो है वो मिलाकर 160 रुपये बैठ रहा है। ये हमसे पहली क्वेश्चन की गई है, ये हमारी फर्स्ट, हम इसको नाम दे देंगे। आगे हमसे कहा गया कि आफ्टर अ मंथ, 1 महीना बीता, और 1 महीना बीतने के बाद क्या हो रहा है जी, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपये हो गई। 4 किलो सेब, 1 किलो हमने माना है x रुपये का, 2 किलो 2x, 3 किलो 3x, और 4 किलो के हो जाएंगे 4x। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी आपकी 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर है वो 2 kg है, मतलब 2y, क्योंकि 1 किलो जो थे y थे, 2 किलो 2y हो जाएंगे। तो इनकी जो कीमत है वो 300 रुपये हो गई है। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, समझनी है, और उनको आपको इक्वेशन में फ्रेम कर देना है। अब देखिए एक नई बात आपको बताना
चाहूँगा मैं। नई बात क्या है कि आप इक्वेशंस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में नज़र मारी, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये रियल नंबर्स हैं ना, ये सारे डिवाइड हो रहे हैं 2 से। तो मैं अपनी आसानी के लिए इक्वेशन को छोटा कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखिए मैं इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड कर दूँगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 4x का रह जाएगा 2x, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये रह जाएगा खाली y, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और 300 को 2 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 150। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसी का एक छोटा रूप है। आपको कभी कभी बड़ा भी करना पड़ सकता है, काटने में आसानी रहेगी जब हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ये सब पढ़ेंगे ना, जब काम आएगा वो आपके। तो देखिए इसको मैंने छोटा करके ये लिख दिया। अब क्या करना है, वही बात x और y के लिए आप डब्बे बनाइए और फिर उसको आप ग्राफ पे दिखा दीजिए। तो आइए अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे x और y के लिए। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखकर सब कुछ लिखना पड़ेगा, भाई पुट x इतने और y इतना, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं आप सारा स्टेटमेंट लिख के दिखाते हो कि लेट ये और सब कुछ आपका चलेगा। आप देखिए क्या क्या वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं ये करता हूँ जी, मैंने क्या करा, अगर मैं यहाँ पर y की जगह मैं 0 पुट कर दूं, y की जगह मैंने 0 रख दिया, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। फिर क्या बचा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 160 बचा। अब ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाके डिवाइड कर जाएगा, ये इस तरह से है 2x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 80 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 80 आ गई, y जब हमने 0 रखा, ठीक है। अब अगर मैं y को 80 रख दूँ, फिर क्या होगा, y 80 रखने पर ये होगा, ये y इधर जाके माइनस का होगा, तो 160 में से पहले ये 80 माइनस होंगे, कितना बचेगा आपका 80 बचेगा। और फिर ये जो 2x के साथ वाला है ये भी डिवाइड करेगा, तो डिवाइड बाय 2 होगा, तो आपका 40 बचेगा। मतलब x की वैल्यू जो है फिर वो 40 निकल के आएगी। तो ये हमने 2 वैल्यू निकाल ली है। अब वही बात, हमें अपने ग्राफ को आसान बनाने के लिए अब हमें पता चल गया कि भाई हमें ना जो मल्टीपल्स लेने हैं वो ऐसे लेने हैं, या तो 10 में मतलब 0 जिनके लास्ट में आता हो ऐसे मल्टीपल में हमें अगले वैल्यूज निकालनी है। आइए अब इसकी भी x और y की वैल्यू फटाफट निकाल डालो दोस्तों। देखिए बहुत आसान है ये। अब क्या करना है हमें, हम ये करेंगे यहाँ पर, अगर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं y0 पुट कर दूंगा, y0 पुट कर दूँ, वाला पार्ट 0 हो गया। ये x जो है यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में 2 जो है वो बॉर्डर पार जाकर इसको डिवाइड करेगा, तो जब हम 150 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आएगा, आपका 75 आएगा। तो यहाँ पर आप एक वैल्यू 75 मान सकते हो, मतलब इसकी जो निकल के आएगी 0 रखने पर। अब आप क्या कर सकते हो, अगर मैं y को रख दूँ, y को क्या रख दूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ y को कितना रखूँ, 70 रख दूँ अगर मैं y को, ठीक है। 70 रखने पे क्या होगा, 70 जो है वो माइनस का होगा, 2x 150 माइनस 70, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 80, और फिर 80 जो है वो इस वाले 2 से डिवाइड होगा, तो आपका x 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर x 40 आ जाएगा। इस तरीके से निकालनी है वैल्यू। यहाँ पर ये 75 बीच की वैल्यू आई है। आप कुछ और वैल्यू रखेंगे तो इसको भी आप 0 के मल्टीपल में मतलब 10 के मल्टीपल में ला सकते हो, ठीक है। अब ये वैल्यू निकल गया। आइए फटाफट इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, x 80 रखने पर y 0 है जी। x 80 मतलब x की तरफ हम 80 बार बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम 10 मार रहे हैं, तो ये 20 है, 30 40 इस तरह से होगा। तो x 80 कहीं यहाँ पर होगा, y 0 मतलब यहीं का यहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 80 और 0। दूसरा पॉइंट है आपका x 40 रखने पर y 80, तो पहले x की तरफ हम 40 बढ़ेंगे, तो 10 20 30 40 यहाँ पर आ गए हम। फिर हमें y पे जाना है 80, तो 80 रहेगा ऊपर, तो ये ऊपर हम चलते गए, ये आ गया 8 पर 80 बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, कौन सा, 40 और 80 का। ये 80 है, 70 60 50 40 30 20 10, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे ही नीचे की इधर के। अब इसके आ जाओ, अब यहाँ पर इसके बाद में पहले इसकी लाइन तो बना लो आप। तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पर इसकी जो लाइन बनेगी कुछ इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन आपकी सीधी बनती हुई जाएगी, ठीक है। लाइन के कोने पे आप यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन है इसकी 2x + y इज इक्वल टू 160, ये इसकी बन गई। अब ऐसे आपको इसके पॉइंट रखने, x पर 75, अब ये कहाँ रखा जाएगा, देखिए 75 जो होगा वो 70 और 80 के बिल्कुल बीच में होगा, मतलब यहाँ पर हम पहुँच गए x के लिए 75 और y 0, y पे हमें कहीं नहीं जाना। तो ये आपका एक पॉइंट ये हो गया इसका, ठीक। दूसरा आपका पॉइंट है x पर 40 और y पे 70, मतलब x पर आप जाएंगे 40 तक, तो ये आपका 40 आ गया, और y पे जाएंगे आप 70 तक, तो y 70 आपका जाएगा कहीं यहाँ पर, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर जुड़ेगा ये। तो इसकी भी आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी आपकी एक ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। तो जब आप ग्राफ पे इसको बनाएंगे तो प्रॉपर आपकी स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर तो अभी रफली हमने बनाया एक आइडिया। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन आप इसके कॉर्नर पर लिख देंगे, तो 2x + y = 150, या जो बड़ी वाली इक्वेशन थी पहली वाली है वो भी लिख सकते हैं, 4x + 2y = 300। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। भाई क्या करना है, सवाल पढ़ना है, समझना है, उसके हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन बना लेनी है। फिर हमें क्या करना है, जो कुछ वैल्यूज़ पुट करके x और y की वैल्यूज़ लेके आनी है, फिर उनको हमें ग्राफ पर इस तरह से हमें उनको रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। अब हम बढ़ेंगे 3.2 की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे। आपको फिर से याद दिला देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नहीं करा हो तो कोर्सेज मिलने वाले, फ्री में लिंक मिलेगा आपको, कर लेना, ठीक है। अब आइए 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने बहुत ज़रूरी हैं और ये आपके पूरे चैप्टर में काम आएंगे, इनफैक्ट आगे तक आपके काम आएंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, आइए देखिए बात करते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस दी जा रही हैं, लीनियर इक्वेशन जो हमें दी जा रही हैं। अब इनके ना सॉल्यूशंस हमसे निकलवाए जाएंगे। अब तक तो सिर्फ हमने क्या करा भाई, इक्वेशन के हमने उनका अलजेब्रा दिखाया, उसका ज्योमेट्रिकली, और उसको ग्राफ पे हमें दिखाया। लेकिन अब आगे हमें इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना भाई। एक्स और वाई जो हमने माना था, आफ्ताब और उसकी बेटी की उम्र, जो सेब और अंगूर हमने माने, उनका आंसर भी तो निकालना पड़ेगा ना, खाली ऐसा बना के थोड़ी छोड़ देंगे। अब ये आंसर, ये सॉल्यूशन निकालने के कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके से आपके सॉल्यूशन निकल के आएंगे किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल वाली होंगी। क्या क्या केसेस है, आइए वो समझते हैं। देखिए पहला केस आपका क्या बनेगा, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको नंबर दिलाएगा। इसी में से आपका बोर्ड में 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ध्यान से सीखना। तो यहाँ पर जो आपका केस 1 बनेगा वो क्या होगा, देखिए केस फर्स्ट आपका क्या होगा। हमने बात करी और हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होती है 2 वेरिएबल वाली, उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लास्ट वीडियो में भी हमने सीख लिया और अभी भी हमने देखा, एक स्ट्रेट लाइन आपकी हमेशा बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है। तो पहला केस आपका ये हो सकता है कि भाई मान लीजिए एक इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आपकी ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन की, और दूसरी इक्वेशन की आपकी स्ट्रेट लाइन ये बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि दोनों इक्वेशन की जो लाइंस बनेंगी उन्होंने एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को कट करा है, ये उसके क्या होंगे, ये उसके x और y के सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, ये सॉल्यूशन होंगे। मतलब इस पॉइंट के ऊपर x और y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यू होंगी जो हमने सवाल में मानी होंगी कि ये x है ये y है। तो यहाँ पर जो x का पॉइंट आएगा वो x की वैल्यू होगी, जो y का पॉइंट आएगा वो y की वैल्यू होगी, और ये आपका कहलाया जाएगा वन सॉल्यूशन, या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, क्योंकि एक ही बार लाइन कट कर रही है। मतलब इसका एक वन सॉल्यूशन आएगा। कब आएगा, कि जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इसका दूसरा नाम भी है एक इंग्लिश में कंसिस्टेंट, ये भी आपको बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी सवाल में पूछा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये होगा आपका केस 1। अब केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 की अगर हम बात करें उसकी, देखते हैं क्या बनेगा। दूसरा केस, केस सेकंड आपका बनेगा। केस सेकंड इस तरह से बनेगा, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो 2 इक्वेशन यहाँ पेयर्स हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन की लाइन ये बन जाए आपकी इक्वेशन फर्स्ट की, और दूसरी इक्वेशन की लाइन ये बन जाए आपकी इक्वेशन सेकंड की। मतलब पैरेलल लाइन आ जाए, समांतर आ जाए, वो एक दूसरे को काटे ही ना, इंटरसेक्ट ही ना कर पाए। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि अभी 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 करा था, याद है ना आपको, यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनी थी, उसकी 2 कट किया ही नहीं था। तो ऐसा भी आपका हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लाइन तो आपस में कट कर ही नहीं रही, इसका मतलब क्या होगा, x और y की वैल्यू आएंगी नहीं। मतलब यहाँ पर आपका रहेगा नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन, कोई हल उस इक्वेशन का, उन दोनों इक्वेशंस का आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हल लाने के लिए हमें इक्वेशन को काटना पड़ेगा, उनकी जो लाइंस बनेंगी ना इक्वेशन की, उनको काटना पड़ेगा। जब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन। इसका दूसरा नाम आपका है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये इसका दूसरा नाम आपको बुक में देखने को मिलेगा। अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस बड़ा ही मज़ेदार है दोस्तों। केस नंबर 3 क्या हो सकता है, सोचा आपने। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। लीनियर की हमारे पता है हमें स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी, ठीक है, एक इक्वेशन की आ गई, और दूसरी इक्वेशन की भी बिल्कुल इसी के ऊपर आ गई।
बिल्कुल इसी के ऊपर ऊपर क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन की भी आ गई लाइन। तो ये क्या होगा, मतलब ये कोइंसाइड्स हो गई, एक के ऊपर एक चढ़ गए। अब यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो पॉइंट करने वाली बात ये है कि हर एक पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, हर एक पॉइंट पे कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इस केस में क्या होगा, आपका सॉल्यूशन जो होंगे वो आपके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आप नोट कर लेना बाद में बहुत अच्छे से टेबल बना के। ये आपका रहेगा, इसको डिपेंडेंट कह देते हैं। दूसरा जो इसका नाम दिया गया है बुक्स के अंदर वो दिया गया है डिपेंडेंट। ये आप लिख देना, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, इस तरह से होता है पूरा नाम। तो ये 3 केस आपके बनेंगे। या तो वो दोनों लाइनें एक बार कट करेंगी तो वन सॉल्यूशन, जो एक्स और वाई के पॉइंट आएंगे वो उसके आंसर होंगे, या तो वो कट ही नहीं करेंगे तो कोई आंसर आएगा ही नहीं उस इक्वेशन का, या फिर वो इतनी बार कट कर देंगे कि बहुत सारी बार कट कर देंगे, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, तो आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या डिपेंडेंट आएगा। ये 3 केस बनेंगे। अब एक सवाल और कि मान लीजिए आपको एक सवाल सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो क्या आप सारा कुछ करना पड़ेगा आपको, पहले इक्वेशन बनाओ उसकी, फिर उसके वो बॉक्स बनाओ, वैल्यूज निकालो, फिर उसका ग्राफ बनाओ, फिर ग्राफ पे देखो कि एक बार कट कर रहा है, कट करने के बाद एक्स और वाई के पॉइंट देखो, जब आप आंसर लेकर आएंगे इतना लंबा करना पड़ेगा आपको, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। कुछ ऐसा अगर हमें मिल जाए, एक ऐसा जादू हो जाए, कुछ ट्रिक हमें मिल जाए कि हम सिर्फ इक्वेशन को देखें और बता दें कि ये इसका एक सॉल्यूशन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा या बहुत सारे आएंगे, तो कैसा रहेगा, मज़ा आ जाएगा ना। हम इक्वेशन को देखें और बता दें अच्छा ये इक्वेशन है, इसमें ये है, ये है भाई, इसका एक सॉल्यूशन आएगा, और हम सॉल्यूशन निकाल दें, मज़ा आ जाएगा, है ना। आइए अब मैं बताता हूँ आपको वो तरीका कि जिसमें हम सिर्फ इक्वेशन को देखकर बता देंगे कि भाई इसका एक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। देखिए क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब उसका तरीका ये है, पहले हम इक्वेशन को जान लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर इक्वेशन की मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म क्या होती है आपको बताई थी ना मैंने भाई, a1x प्लस b1y और प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को हमने a2x मान लिया था, b2y मान लिया था, और c, ये हमारी होती है इसकी जनरल फॉर्म। अब देखिए नोट करने वाली बात, नोट कर लेना कि अगर क्या हो जाए, अगर ये हो जाए कि a1 बटा a2, मतलब a1 a2 का जो रेशो हो वो बराबर ना हो b1 b2 के रेशो के। क्या बोला मैंने कि अगर कोई इक्वेशन हमें दे रखी हो, दो इक्वेशन, उसका a1 a2 का और b1 b2 का रेशो बराबर ना आए, तो उस इक्वेशन का एक हल आएगा। जी हाँ, एक हल आएगा। देखिए कैसे, एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी मैंने लिख दी 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं a1 a2 का रेशो मतलब 2/3, देखिए a1 पे 2 है, a2 पे 3 है, मतलब 2/3 का रेशो, और यहाँ पर 3/4। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनका जो रेशो है वो बराबर तो नहीं है ना, बराबर तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने चलूँगा तो इनकी जो लाइन्स बनेंगी वो एक बार कट कर देंगी। तो अगर किसी भी दो इक्वेशन में जो आपको दी जाएंगी a1 a2 का रेशो बराबर ना हो b1 b2 के, तो आपकी उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आप एक सॉल्यूशन उसका आएगा। चलिए एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझा दिया, इसको हटाता हूँ। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। इसमें क्या पहचान है, इसकी पहचान सुनो। इसकी पहचान मेरे दोस्तों ये है कि a1 a2 का रेशो और b1 b2 का रेशो तो बराबर हो, लेकिन c1 c2 का रेशो बराबर ना हो। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है कि यहाँ पर a1 a2 b1 b2 का रेशो बराबर है, लेकिन c1 डिवाइडेड बाय c2 का रेशो इसके b1 डिवाइडेड बाय b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन के आपके होंगे नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस बनेंगी। आप देखते पहचान लोगे ये इक्वेशन है, इसकी तो पैरेलल लाइन बनेगी, ऐसे पहचानोगे, आप ऐसे बताओगे। देखो अभी समझा देता हूँ आपको। पिछले सवाल पे आते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या था, पैरेलल लाइंस बनी थी ना। क्या इक्वेशन थी उसकी, मुझे याद है, देखिए क्या इक्वेशन थी उसकी। इक्वेशन थी पहली जो थी हमारे पास सेब और अंगूर वाली, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी थी, 160, ये थी ना इक्वेशन। और दूसरी आपकी थी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये इक्वेशन थी ना उसकी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ a1 डिवाइड बाई a2 मतलब 2 डिवाइड बाई 4, तो ये 2/4 बनेगा इसका रेशो। b1 b2 का रेशो देखूँ तो b1 मतलब y के साथ जो होता है, b तो वही होता है ना जो y के साथ है, तो y के साथ यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 होगा, और यहाँ y के साथ 2 है तो ये हो गया 1/2। और c1 c2 है आपका 160/300। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ रेशो, ये कट जाएगा, ठीक है, 2 एकम जो 2 दूनी 4 हो गया, ये 1/2 है, ये आपका 160 और 300 आ गया। अब देखिए a1 a2 बराबर आ गया b1 b2 के,
ठीक है, A1 A2 B1 B2 बराबर हो जाए, लेकिन B1 B2 और C1 C2 बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं देखूंगा ये तो 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 1/2 नहीं आ रहा, ये बराबर नहीं है। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर है, लेकिन C1 C2 का B1 B2 का बराबर नहीं है, तो ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी पैरेलल वाली होगी, इसका नो सॉल्यूशन होगा। ऐसे आप देख के पहचानोगे, ठीक है। ये आपका इसका हो गया, समझाने के लिए मैंने इसको लिखा था, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में क्या है भाई, इनफाइनाइटली मेन्यू सॉल्यूशन। इसका क्या है, इसका बता देता हूँ। इसका भी बहुत आसान है। इसकी पहचान ये है कि अगर A1 A2 बराबर आ जाए B1 B2 के भी बराबर आ जाए C1 C2, मतलब अगर पूरा ही रेशो जो है सारी बराबर आ जाएंगी रियल नंबर्स की, तो क्या होगा, वो इक्वेशन एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ कोई भी इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे 2x + 3y + 6 = 0, और दूसरी मैंने लिख दी 6x + 9y + 18 = 0। ये दो इक्वेशन मैंने लिख दी। कोई भी आप देखिए, अगर हम इनका रेशियो निकालें रियल नंबर्स का, तो रेशियो आपका निकलेगा 2/6, A1 A2 हो गया। B1 B2 की बात करूंगा 3/9, C1 C2 की बात करूंगा 6/18। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा आपका 3 बार, ये भी जाएगा आपका 3 बार, और ये भी जाएगा आपका 3 बार, मतलब A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 आ गया। तो ऐसी कोई इक्वेशंस होंगी तो उसमें क्या होगा आपका, इनफाइनाइटली मेन्यू सॉल्यूशंस। तो ये इनकी पहचान होती है। इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिया। अब हम पूरा सम अप कर लेते हैं क्या क्या हमने पहचान सीख ली। देखिए 2-3 केस आपके बनेंगे। केस 1 आपका ये होगा कि भाई तो जो लाइनें होंगी क्वेश्चन की वो आपस में एक बार काटेंगे तो 1 सॉल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंट बोलते हैं, उसकी पहचान है A1 A2 बराबर ना हो B1 B2 के, ठीक है। दूसरा केस आपका बनेगा कि लाइंस जो होंगी वो काटेंगी ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं उसको। उसकी पहचान क्या है, देखकर बताने की भाई A1 A2 B1 B2 बराबर हो, लेकिन C1 C2 बराबर ना हो, ये उसकी पहचान है। केस नंबर 3 क्या बना है, केस नंबर 3 बना है दोनों लाइन जो होंगी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होंगी, तो उसको हम इनफाइनाइटली मेन्यू सॉल्यूशंस बोलेंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें सारी रेशियो बराबर होंगे रियल नंबर की, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है, बहुत काम आने वाला है। चाहो तो एक बार और फिर से दोबारा से इसको रिपीट करके देख लेना, बहुत काम आने वाला है। आइए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि मैथमेटिक्स जो है ये एक गेम की तरह है। आप जब भी कोई एक नया गेम डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, स्वाइप लेफ्ट करने से ये होगा, राइट करने से ये होगा, इस बटन से आपके बूस्टर खुल जाएंगे, इस बटन से ये होगा। बिल्कुल ऐसे ही मैथ्स में होता है। मैथ्स में सबसे पहले जब भी कोई आप नया चैप्टर स्टार्ट करोगे आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ये कॉन्सेप्ट इज पावर, कि ऐसा होता है वैसा होता है। उसके बाद क्या होता है, गेम्स के अंदर आपके लेवल्स होते हैं। शुरू में बड़ा ईजी लेवल आपका चलेगा, नॉर्मल चीज़ें होंगी, बाद में फिर आपके लेवल अप होते रहते हैं। यही तो मैथमेटिक्स में होता है। अभी सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके बाद हमने सिर्फ इतना सीखा था कि हम सवाल को पढ़कर इक्वेशन को यहाँ पर उसके वैल्यूज पॉइंट निकाल के ना हमने सिर्फ ग्राफ पर दिखाना सीखा था। ये लेवल 1 था। फिर लेवल धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं, गेम्स में और लेवल्स बढ़ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसी मैथमेटिक्स में होता है। अब क्या हो रहा है, हमने ग्राफ पे दिखाना सीखा, अब हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे एक्स्ट्रा, मतलब एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी, अब हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो बिल्कुल आपको ऐसे सोचना है, मैथमेटिक्स एक गेम की तरह है। तो आपको जो मज़ा गेम खेलने में आता है ना, वही मज़ा मैथ्स को करने में भी आने लगेगा अगर आप ऐसे सोचने लगोगे। आइए देखते हैं। अब सवाल है यहाँ पर हमारे पास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी हैं और उन्होंने किसी मैथमेटिक्स का कोई क्विज हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। अब हमसे कहा गया कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियां जो है वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों की संख्याओं से, तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में लड़कियां कितनी थी, लड़के कितने थे, ये बताना है। 2 स्टेटमेंट है, 2 इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 10 विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट हैं, तो पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, के गर्ल्स जो हैं वो x की संख्या में हैं और जो लड़के हैं बॉयज़ हैं वो y की संख्या में हैं। 10 है टोटल। तो पहली इक्वेशन तो आपके लोग यहीं से बन गई कि x + y, मतलब लड़कियाँ और लड़के मिलकर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं आपके। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ से ये बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, यहीं से बना लेंगे। हमसे कहा गया कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। अब देखो वही बात, लड़कियां कितनी हैं, x हैं, लड़के कितने हैं, y हैं। इक्वेशन बनानी है तो इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा। अब इक्वेशन में देखिए क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि लड़कियां जो हैं वो 4 मोर, गर्ल्स इज 4 मोर देन, बिल्कुल क्लियर लिखा है, इससे इजी और क्या लोगे आप कि गर्ल्स इज 4 मोर, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। हमें इसको
इक्वेशन बनानी है लड़कों के साथ। लड़कियां 4 ज़्यादा है ना, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लड़कों को भी 4 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे, लड़कियां पहले से 4 ज़्यादा हैं, इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हम लड़कों को भी 4 ज़्यादा कर देंगे। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ये कि भाई LHS RHS बराबर होना चाहिए। ये आपका बन गया इक्वेशन, आपकी सेकंड हो गई। बस अब क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं इनके। तो आइए पॉइंट्स निकालते हैं। तो x और y के हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम दिखा सकेंगे। आइए देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, बहुत आसान है। देखिए, अगर मैं x यहाँ पर y 0 रख दूँ, y 0 रखूँगा तो x मेरा 10 का 10 आ जाएगा, कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा मुझे। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा, यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 5 निकल के आ जाएगी। इस तरह से इसके पॉइंट्स निकल के आ गए। आइए बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे x और y के लिए। तो x और y का यहाँ पर बॉक्स बनेगा, 2 पॉइंट्स निकाल लें हमें। आइए निकालते हैं फटाफट, आप साथ में निकालिए, मेरे साथ में कोशिश करा करो, खाली बैठ के देखना मकसद नहीं आपका, दिमाग चलाओ आप भी अपना थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर हमने देखा भाई 5 और 10, मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं नंबर। अगर मैं यहाँ पर y को 6 ले लूँ, y को मैं 6 ले लूँगा, तो x मेरा फिर यहाँ पर दोबारा से 10 आ जाएगा, क्योंकि y 6 लूँगा, 6 और 4 मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, दूसरा में y को ले सकता हूँ। y को मैं अगर यहाँ पे 2 लूँगा तो y 6 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने y को 2 लिया तो x जो है मेरा 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। तो x यहाँ पर 6 हो गया जब हमने y 2 रखा। ये हमारे पॉइंट निकल के आ चुके हैं। आइए फटाफट इनको हम ग्राफ पे दिखा के सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन में निकल के आएगा, कैसे आएगा देखिए। आइए अब रखते हैं, तो यहाँ पर x पे 10 जाना है, y पे 0। तो x पे हम यहाँ पे शुरू करेंगे ओरिजिन से, x पे 10 बढ़िए, x पे हम 10 बढ़ गए, यहाँ तक पहुँच गए, और फिर हमें y पे जाना है 0, मतलब y पे कहीं भी नहीं जाना, वहीं के वहीं रहो। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया, कौन सा, 10 और 0 का। अब आ जाओ जी दूसरे पॉइंट पे, x पे बढ़ो 5 तक, तो हम शुरू करेंगे ओरिजिन से, x पे 5 तक बढ़े, यहाँ पहुँच गए। अब हमें y पे भी 5 तक बढ़ना है, ऊपर जाना है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद y पे 5 तक जाएंगे हम ऊपर, तो ये यहाँ पे कहीं पर आपका पॉइंट आएगा x 5 और y 5 का। इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनेगी, ये यहाँ पर इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। लाइन के कॉर्नर पर कहीं पर भी आप इक्वेशन भी लिख देना, x + y = 10, ये आपका हो गया। अब इसको प्लेस कर दो, x पर 10 तक बढ़ो, y पे 6 तक बढ़ो, तो x पर 10 तक बढ़ेंगे, x पर 10 तक यहाँ तक पहुँच गए, y पे हमें 6 तक बढ़ना है, तो y पे 6 तक बढ़ेंगे, ये हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये आ गया आपका x 10 और y 6। दूसरा पॉइंट है आपका x पर 6 तक बढ़ेंगे, x पर 6 तक ये बढ़े हम, तो y पर 2 तक बढ़ना है, तो y 2 तो हमारा सिर्फ यहीं पर है, ये आ गया। अब इसको भी हम मिला देंगे, तो यहाँ पर 6 और 2 हो गया, इसको हम मिलाएंगे तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन के आएगी। मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियर। एक तरफ कहीं पर कोने में आप इसकी भी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ x = y + 4। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। हमने ये पाया कि भाई दोनों लाइनों ने एक दूसरे को एक जगह यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, मतलब इसका 1 सॉल्यूशन निकलेगा। तो 1 सॉल्यूशन कहाँ पर निकलेगा, इसी पॉइंट पर निकलेगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे x के पॉइंट क्या है, y के पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट देखूंगा तो देखिए x का जो पॉइंट नीचे जाएगा वो कहीं ना कहीं 7 पे जाएगा, और y का जो पॉइंट यहाँ पर जाएगा वो कहीं ना कहीं 3 पे जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 7 और 3, मतलब क्या है कि 7। अब यहाँ पर जो पहला ये जो x के लिए है, y के लिए है, मतलब जो हमने x माना था गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है 7 के। इस क्विज में 7 लड़कियों ने पार्ट लिया था, और नंबर ऑफ हमने y माने थे, y है 3, तो 3 लड़कों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और जो दूसरी कंडीशन है क्या वो फुलफिल हो रही है, देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी हमारी। देखिए कैसे, यहाँ पर 10 स्टूडेंट टोटल थे, 7 और 3 10 हो गए, ये बात हमारी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन थी हमारी कि लड़कियां जो हैं वो 4 ज़्यादा थी लड़कों से, तो लड़के कितने 3 हैं, लड़कियां कितनी 7 हैं। इसका मतलब क्या है, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो दोनों ही इक्वेशन जो है हमारी वो फुलफिल हो रही हैं। इस तरीके से आपको इसका आंसर लाना था, ये आपका आ चुका है। अच्छा, अगर मैं उसकी बात करूं A1 A2 वाली की अगर मैं बात करूं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वैसे सवाल तो हो चुका है आपका, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हम लेंगे। तो A1 A2 = B1 B2, ये आपकी शर्त थी 1 सॉल्यूशन की, है ना। आप देखिए A1 A2, तो यहाँ पर A1 A2 है आपका 1/1, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/1। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर y देखिए, यहाँ y के साथ है 1, और यहाँ पर y के साथ क्या होगा, जब ये y इधर आएगा, पहले तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जब ये y इधर आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 के नीचे आ जाएगा -1, जो कि फिर बराबर आपका नहीं रहने का। तो ये भी हमारी दूसरी पहचान हो गई। इस तरह से हमने देख के पहचान लिया, ये आपका पूरा प्रॉपर सवाल हो चुका है। अब इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो आप ट्राई करना, ठीक है। 2 ही ऑप्शन थे, फर्स्ट मैंने करवा दिया, बिल्कुल ये चीज़ें होंगी, स्टेटमेंट बनेगा, पावर ये वैल्यू बनेगी, और फिर उसको ग्राफ पे दिखाया जाएगा। आइए इसका अगला सवाल करते हैं।
जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था अभी पहले इतना लंबा, अब वो यहाँ पर यूज होने वाला है क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए आपको पहले सिखा दिया मैंने। यहाँ पर देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि कंपेयर करो आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को, और आप ये बताओ हमें, क्या बताओ कि ये जो यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दे रखी हैं, ये क्या हैं? ये इंटरसेक्ट वाली है, मतलब ये एक बार कट कर रही हैं, ये पैरेलल है या फिर समांतर हैं, कट ही नहीं कर रही, या फिर ये कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, ये हमें बताना है। तो देख कर बताने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। तो देखिए पहली क्वेश्चन में हम नजर मारेंगे तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कि भाई ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे क्या हो रहा है, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए A1 A2, ठीक है, A1 A2 ये है ना, तो A1 A2 आया आपका 5/7 और B1 B2 आपका आया -4/6। तो हमने ये पाया कि ये तो बराबर नहीं है, मतलब हमने क्या पाया यहाँ पर, हमने ये पाया कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1/V2। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि मैं A1 A2 B1 B2 बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है रेशो में, ठीक है, A1/A2 B1/B2, लेकिन मैं सिंपल करने के लिए A1 A2 B1 B2 बोल देता हूँ। आप कंफ्यूज मत होना कि A1 A2 मतलब सर आप मल्टीप्लाई में क्यों बोल रहे हो, कहीं आप सवाल खड़े कर दो कि सर A1 A2 तो मल्टीप्लाई में होता है, तो भाई वो मेरा बोलने का तरीका है A1 A2, मतलब समझ जाना आप कि A1/A2 है वो, अगर मैं जो बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं आया, तो जब भी ये बराबर ना है A1 A2 और B1 A2 की जो रेशो है, तो हमें पता है ये कौन सी होती है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग वाली होती है, एक बार कट करती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स या दीज इक्वेशंस, ठीक है, दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये कौन सी वाली हैं, ये आपकी काटने वाली हैं, कट जाएंगी एक दूसरे को, एक जगह पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे आपको लिख देना है, बड़ी प्यारी सी राइटिंग में लिखना है, ठीक है, मेरी राइटिंग गंदी आ रही है यहाँ पर। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, देखिए यहाँ पर वही ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे, A1 A2 अगर हम देखेंगे तो 9/18 आया, B1 B2 हम देखेंगे तो 3/6 आया, और C1 C2 हम देखेंगे तो 12/24 आया। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि भाई तीनों ही आपके बराबर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका 1/2 होगा, ये भी आपका 1/2 होगा, और 12 दूनी 24 ये भी आपका 1/2 होगा। तो हमने क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई जब A1 A2 बराबर B1 B2 और बराबर C1 C2 आ जाए, मतलब तीनों की जो रियल नंबर्स हैं हमारे दोनों इक्वेशन में उनकी रेशो बराबर आ जाए, तो ये कौन सी होती है, ये आपकी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई वाली होती है, आपको पता है। तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे इक्वेशन, इसको आप अगर फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो आप इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कोइंसिडेंट, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं, कोइंसिडेंट हैं। इस तरीके से आपको ये पहचान लेना है। ऑप्शन नंबर 3 जल्दी से फटाफट आप चेक करो, कमेंट करके मुझे बताओ क्या आएगा, ये इंटरसेक्टिंग आएगा, कोइंसिडेंट आएगा या पैरेलल आएगा, फटाफट कर देना, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखा था वही अब यूज होगा। यहाँ पर देखिए अब हमसे कहा गया है कि भाई आप कंपेयर करो किसका, A1 A2 B1 B2 C1 C2 कंपेयर करो, और ये बताओ कि ये जो हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो ये भी आपको बता दिया मैंने, पीछे इनके दूसरे नाम जाके पीछे देख लेना, लिख लेना इसको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, कंसिस्टेंट कौन से होते हैं आपको रिमाइंड करा दूं मैं, जिसमें A1 A2 और B1 B2 बराबर ना आए वो आपके कंसिस्टेंट होते हैं। तो आइए नजर मारते हैं। यहाँ पर पहली जो इक्वेशन हमें दे रखी है, यहाँ पर A1/A2 देखेंगे हम तो 3/2 आया है, B1/B2 देखेंगे तो 2/-3 आया, तो ये बराबर नहीं है, ये तो इक्वल नहीं है, मतलब A1 A2 और B1 B2 का रेशो बराबर नहीं आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये है आपका कंसिस्टेंट। बस इतना सा काम करना है आपको कि यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर। आप पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 देयरफॉर द इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इस तरह से आप इसका पूरा लिखेंगे, ठीक है, डिटेल में। अब अगले पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2/4 आया, ये -3/-6 आया, ये आपका 8/9 आया। अगर हम इनको देखेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये भी आपका 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगी, 1/2 हो जाएगा, ये आपका 8/9 ही रहेगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने कौन सी कंडीशन पाई, हमने ये पाया कि A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, लेकिन B1 B2 और C1 C2 बराबर नहीं है। ये किसकी पहचान है, ये इनकंसिस्टेंट की पहचान है। तो यहाँ पर हम देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। बस बहुत आसान है, फटाफट तीसरा देख लो। तीसरे में अच्छा अब आप डर जाओगे, सर जी बटे आ गई, अपॉन तो हमने पढ़ी नहीं, फ्रैक्शन कैसे आ गई, क्या करें, अब घबरा जाओगे आप, है ना। बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, बहुत आसान है। देखिए चीज़ें समझना सीखो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ A1/A2 की, तो वो क्या होगा 3/2, ये पूरा ही A1 है 3/2, तो इस पूरे को ही मैंने A1 की जगह रख दिया 3/2 अपॉन B1, B1 क्या है 9, ये आ गया। अब यहाँ पर रख दो आप B1 B2, ठीक है,
A1 A2, ठीक है, A1 A2 है यहाँ पर ये, तो ये आपका A1 डिवाइडेड बाई A2 हो गया। B1 B2 की बात करें तो B1 है हमारा 5/3 डिवाइडेड बाई B2 हमारा है -10, और C1 C2 की बात करेंगे तो 7/14, ये आपका हैगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको पहले सिंपल कर लीजिए। सिंपल कैसे होगा, ये तो अपॉन में है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एज्यूम करेंगे। अब आपको पता होगा फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन जब हो, वैसे मैंने सिंपलीफिकेशन की एक वीडियो बना रखी है, आपको याद दिला दूं, सिंपलीफिकेशन की एक वीडियो बनी हुई है, अगर आपको सिंपलीफिकेशन करना है, सीखना है, बाद में देख लेना वो। अब वहाँ पर देखिए बाद मैंने वहाँ भी सिखा रखी है कि जब भी आपको फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन हो तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर लिख दो, तो 3 कम 3 हो जाएगा, अंदर वालों की नीचे लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 3/18। ऐसे आप यहाँ कर लो, 5 1 जार 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका -30, और यहाँ पर आपका 7/14 है ही। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका ये होगा, ये कट जाएगा 3 6 18, 1/6, ये आपका कट जाएगा 5 6 30, 1/-6, और बस हमने ये पाया कि A1 A2 जो हैं वो B1 B2 के बराबर नहीं है, और जब A1 A2 B1 B2 बराबर ना आए तो वो क्या होती है, वो आपकी कंसिस्टेंट होती है। बस इतना सा आपको ये काम करना है, कंसिस्टेंट लिख देना है। तो ये आपका करना है। 3 ऑप्शंस मैंने करवा दिए, यहाँ पर 5 ऑप्शन है, इसके 2 आप भी करना, ठीक है, साथ में करना है ना हमें, तो 3 ये रहे, नोट करना है, नोट कर लो पोस्ट करके, 2 आप करेंगे एज अ होमवर्क आपका वो रहने वाला है। आइए अगला सवाल करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। हमें कुछ जोड़े दिए गए हैं इक्वेशंस के, हमें ये बताना है कौन सा उनमें से कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट की पहचान क्या होती है, इंटरसेक्ट करते हैं, और क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन लेकर आओ ग्राफ बनाने के बाद। तो देखिए यहाँ पर पहला, अगर मैं ऑप्शन 3 और 4 करवा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड आप करेंगे, ठीक है। तो 3 देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में क्या है, तो पहचान हमें पता है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, ये पहचानो। यहाँ पर अगर नजर मारूं तो देखिए A1 A2 जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 2/4, ठीक है, और B1 B2 आएगा आपका 1/-2, तो 2/4 भी 1/2 बन जाएगा, लेकिन ये 1/2 और माइनस का 1/2 है, तो ये आपका इक्वल लेंगे, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट हैगा। आप हैगा तो सोल्यूशन निकाल लेंगे। आइए फटाफट क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है कुछ, तो पहले इसको ईजी कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2x लिखा हुआ है आपका, इक्वल मैंने लगाया। अब ये -6 जब इक्वल के उस पार, जब ये बॉर्डर पार जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये -6 इधर आकर आपका हो गया +6। बिल्कुल इस तरह से ये प्लस का y जो है, जब ये इधर बॉर्डर पर आ जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा, ये हो गया। ये 2 जो है ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको हम यहाँ से हटा के जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाती है, ये तो आपको पता होगा। अब हम क्या करेंगे, x और y के यहाँ से पॉइंट्स निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे, ज़रा सा आप दिमाग दौड़ाएं अपना। देखिए अगर मैं यहाँ पर y की जगह 0 रख दूँ तो क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया, 6/2 बचेगा, तो इसको काटेंगे हम तो 3 आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। अब अगर मैं इस y की जगह पर 2 रख दूँ यहाँ पर, तो 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 बचेगा, फिर क्या होगा 4/2 होगा, जो कि आपका 2 आएगा, तो x भी हमारा 2 आ जाएगा। इसके पॉइंट निकल के आ चुके हैं आपके। ऐसे ही बिल्कुल सेम यही चीज़, यही ट्रीटमेंट आप सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगे। तो पहले थोड़ी सिंपल करेंगे इसको, 4x लिखा हुआ है, इक्वल लगाया। अब ये माइनस का 4 जब इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2y इधर से बॉर्डर पार जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला 4 इक्वल के पार आकर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसके भी आप पॉइंट निकाल लो x और y के लिए। आइए निकाल लेते हैं फटाफट, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे वही बात, y 0 रख देता हूँ, अगर मैं y 0 रख दूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 4/4 बचेगा, मतलब 4/4, 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, एक बार जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, अगर y की जगह में रख देता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज 2 रख देता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 को 4 से भाग करेंगे तो x भी हमारा 2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इसके पॉइंट्स आ चुके। आइए इसको प्लेस कर देते हैं। वैसे आंसर मिल चुका है यहीं पर, क्यों, देखिए ना यहाँ पर भी 2 और 2 पॉइंट आ रहा है x और y के, यहाँ पर भी 2 और 2 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये जो 2 और 2 हो यही इसका आंसर हुआ, दोनों में ये आ रहा है। बाकी अब अभी ग्राफ बना रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। x पर 3 कदम बढ़ो, यहाँ से शुरू करेंगे, बीच में से 3 कदम बढ़ो, 1 2 3, ये बढ़ गए, यहाँ पर आप पहुँच गए हम। y पे 0 कदम बढ़ो, y पे कुछ मत बढ़ो, यहीं पे यहीं रहो, ये आपका हो गया 3 0। अब दोबारा x पर 2 कदम बढ़ो, ये बढ़ गए, y पर 2 कदम आगे बढ़ेंगे हम तो 1 और 1 2, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और 2, ठीक है। ये इसकी आपकी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे कोने पे इक्वेशन लिख दो, 2x + y - 6 = 0 के, इस इक्वेशन की लाइन है। इसके पॉइंट रखो, x पर 1 तक जाओ और y पे 0,
x पर 1 तक गया यहाँ तक, y पे 0 कहीं नहीं जाना, यहीं का यहीं रहना, तो ये आ गया आपका x1 y0। x पर 2 तक जाओ, y पे भी 2 तक जाओ, तो x पे 2 तक में ये गया और y पे 2 तक में ये गया, तो यहाँ पर पहुँच जाऊँगा मैं, यही पॉइंट आएगा आपका। इसकी लाइन आपकी कुछ यहाँ से इस तरह से बनेगी, ये आ गई यहाँ से, ठीक है। इसके भी कॉर्नर पे हम इसका नाम लिख देंगे इक्वेशन का 4x - 2y - 4 = 0। और हमने क्या पाया, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस जगह कर रही हैं। वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, किस पॉइंट पर है, जहाँ पर x भी 2 है y भी 2 है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, ये इसके सॉल्यूशन आ गए। आप लिख देंगे x = 2 एंड y = 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। इस इक्वेशंस के जो पेयर्स के इक्वेशंस है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और देयरफॉर ये क्या है, ये आपका कंसिस्टेंट है, आपको ये और बता देना है क्योंकि एक सॉल्यूशन निकल के आया है। ये काम इसमें हमें सारा करना है। एक सवाल और लिया है अगला, क्या पता इसमें कुछ और आ जाए, इसलिए लिया है मैंने। आओ देखो, ट्राई करो यहाँ पर। तो पहले इसको सिंपल करेंगे, -2 बॉर्डर पार जाकर +2 हो जाएगा, -2y इक्वल के उस साइड जाके +2y हो जाएगा। ये वाला 2 जो मल्टीप्लाई में है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इतना क्लियर है आपको जी? बिल्कुल क्लियर है। x और y के पॉइंट निकालने, हम निकाल लो फटाफट। अब क्या करना है हमें, देखिए अगर मैं यहाँ पर y की जगह 0 रख दूँ तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2/2 बचेगा, 2 से 2 को भाग करेंगे तो आपका 2 × 2 होता है, तो x1 आ जाएगा हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये करेंगे, अगर हम क्या करें यहाँ पर y की जगह ले लेते हैं, कितना लें, 2 ले लें अगर हम, तो 2 दूनी 4 दूनी 6 हो जाएगा। y की जगह अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 को 2 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका x3 निकल के आ जाएगा। ये इसके पॉइंट आ गए। अगली क्वेश्चन को पहले सिंपल कर लो, वही बात, -5 है उधर जाकर +5 हो जाएगा, -4y है उधर जाकर +4y हो जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसके भी फटाफट पॉइंट निकाल लो। अब तो बहुत आसान लगने लगा होगा आपको भी, ठीक है। यहाँ पर इसके भी हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। क्या करना है, पहले हम यहाँ पर y0 रख देंगे। y0 रखा, ये वाला पूरा पार्ट 0, x आ गया आपका 5/4, 5/4 आ गया x, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे प्लेस करना है, इसको भी आसान है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये करूँगा, अगर मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, अगर मैं y को 5/4 प्लेस वो कर दूँ, y को बल्कि 5/4 नहीं, उससे तो दिक्कत हो जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, फिर आपका 5 बचेगा, 5 और 10/4 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं y को 5/4 रखूँ, y की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ 5/4, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 5 + 4 × 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कितना 5 बचेगा ना, ये तो 5 × 5 तो ऊपर बचेगा, नीचे आपका 4 है ही, ये आपका कुछ हो जाएगा 5 + 5/4, 5 और 5 10/4, 10/4 का मतलब कितना होता है आपका, 10/4 का मतलब 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और फिर आपका बचेगा 2.5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पर आप 2.5 ही लिख दो डायरेक्ट, 2.5 ये आ गया आपका। अच्छा अब ये है आपका 5/4, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ बनेगा 1.25, ठीक है। ये आपका बनेगा ये 1.25। तो आप चाहे तो पॉइंट वाली वैल्यू रख देना, अगर आप चाहें तो डिवाइड वाली अपॉन वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए अब आपको पॉइंट करने हैं इसके भी। तो x1 और y0, x पे 1 तक गए, y पे 0, मतलब ये यहीं का यहीं रहेगा। x पे 3 तक और y पे 2 तक, तो x पे 3 1 2 3, y पे 2 तक 1 और 1 2, ये यहाँ पर आ गया, इसके सामने कहीं यहाँ पर बनेगा 3 और 2। ये इसकी लाइन जो बनेगी वो बनेगी, ये बन गई, ठीक है। इसकी आ गई पहली इक्वेशन की यहाँ पर लाइन 2x - 2y - 2 = 0। दूसरे की बनाते हैं, x पे हमें जाना है 1.25 तक, 1.25 है ये, तो 1.25 कहाँ पर होगा, देखिए 1 और 2 का आधा 1.5 हो जाएगा, और 1.5 और 1 का आधा यहाँ पर कहीं इस जगह पर आएगा आपका ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस जगह पर आएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर पॉइंट थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका 2.5 और 5/4, तो यहाँ पर 2.5 तक हम बढ़ेंगे तो 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा इस जगह पर, और 5/4 का मतलब कितना है आपका, 5/4 का मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा वही 1.25। तो यहाँ पर 1.25 के लिए हम जाएंगे थोड़ा सा, वही 1 और 2 के बीच में आधा और आधे के बीच में यहाँ पर 1.25, तो कहीं इस जगह पर आपका ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चलूँगा तो इस जगह पॉइंट आएगा। अब इसकी अगर मैं लाइन बनाऊँ पे, ये इसकी स्ट्रेट लाइन आ गई, और आप देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनी है, बहुत ही बारीक इनके बीच में डिफरेंस है, लेकिन पैरेलल है। आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल्स आ गई, बहुत कम डिफरेंस है लेकिन पैरेलल हैं दोनों, और पैरेलल हैं तो ये कटेंगी नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सी होंगी, ये कंसिस्टेंट तो नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे भाई ये जो है पैरेलल लाइंस हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैंने एक सॉल्यूशन वाला भी कर दिया, एक बिना सॉल्यूशन वाला भी कर दिया, थर्ड और फोर्थ मैंने कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड आप कर लेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से हो जाएगा।
आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सवाल हमसे कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमसे कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर के पेरीमीटर का आधा जो है वो 36 मीटर है, 36 मीटर आधा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर गार्डन जो है वो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस तरह का कुछ गार्डन है। अगर मैं छोटा सा बनाऊँ यहाँ पर इस तरह का कुछ गार्डन है आपका रेक्टेंगुलर। अब पूरे की अगर मैं बात करूं तो पूरी जो बाउंड्री होती है ये आपकी पूरी होती है आपकी पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है आपका 2l+b, ये आपका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हाफ का मतलब है, तो हाफ का मतलब है कि इसका हम आधा कर देंगे, ठीक है। आधा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब सिर्फ l+b जो है वो हमारे पास 36 मीटर है, जो हमें यहाँ पर दे रखा है इस 36 मीटर। इतनी बात समझ में आए आपके, ठीक है। अब सवाल पे आओ, हमें कहा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, के गार्डन की डायमेंशन मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ कितनी कितनी है। तो ये जो पता करना है ना, इसी को हम मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन विल बी x, कि हमने मान लिया जो गार्डन की लंबाई है वो x है और जो गार्डन की चौड़ाई है उसको हमने y मान लिया। अब देखिए वही बात, पहली क्वेश्चन आपकी यहीं से बनेगी, इसलिए आपको समझाया पहले। पहली क्वेश्चन जो आपकी बनेगी वो क्या है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो मिलकर 36 मीटर है। तो हमने लंबाई और चौड़ाई को x और y माना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि x और y मिलकर 36 मीटर है। यही आपकी पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यहाँ से आपकी पहली क्वेश्चन फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। तो दूसरी हम कैसे बनाएंगे, दूसरी जो हमें अगली स्टेटमेंट दे रखी है उससे हम बनाएंगे। हमसे स्टेटमेंट दी है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, के लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर आप नज़र मारिए, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, इक्वल इक्वेशन बनानी है। अब क्या कहा गया हमसे कि लेंथ इज 4 मीटर मोर, लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है, लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से। अगर हमें इसको बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये 4 मीटर पहले ही ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए हम इसको भी 4 मीटर ज़्यादा कर देंगे, मतलब इसमें 4 मीटर ऐड कर देंगे। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब अच्छा, इसको तो हमने x माना था और इसको हमने y माना था, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, x = y+4 बन के। यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। समझ में आया ना आपके किस तरह से हुआ ये। चलिए अब क्या करना है, वही पुराना काम कितनी देर से करते आ रहे हैं कि वही x और y के पॉइंट आप रखेंगे, बार बार आपको यही एक काम यहाँ पर हमें दिया जा रहा है। चलिए करते हैं, बड़ा बड़ा डब्बा बनाएंगे, बहुत जगह यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, अगर मैं y की जगह पर क्या कर दूँ, y की जगह मुझे नंबर ऐसे रखने हैं कि 36 के मल्टीपल में रहे, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए काम। तो अगर मैं यहाँ पर y रख देता हूँ 16 मैंने y रख दिया, ठीक है। 16 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, x की यहाँ पे वैल्यू 20 निकल के आ जाएगी। और क्या रख सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ y की जगह पर अगर मैं क्या रख दूँ, और मैं रख सकता हूँ यहाँ पर 20 रख देता हूँ मैं। ये लो जी, जब मैं 20 रखूँगा तो 20 माइनस होगा, तो फिर x हमारा 16 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पे आ गए। यहाँ से हमें देख लिया कि 4 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब 4 के मल्टीपल में हमारा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर इसके पॉइंट्स निकाल लो आप x और y के, तो इसके पॉइंट्स भी आपको निकालना बहुत आसान है आपके लिए। अब देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं y 0 रख दूंगा तो x मेरा क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, 4 बचेगा, तो x मेरा 4 आ गया। अगर मैं y 8 रख देता हूँ, y 8 रखूँगा, 8 4 12, तो x मेरा 12 आ जाएगा। बस निकल गए पॉइंट आपके आंखों में। अब इनको वहाँ पर ग्राफ पे चढ़ा दो, तो x पर 20 तक जाएंगे, y पर 16 तक जाएंगे। तो x पर 20 तक यहाँ से शुरू करेंगे, ओरिजिन से 20 तक गए, और y पे हम जाएंगे 16 तक। तो 4 एकम 4, मैंने 4 का यूनिट, एक यूनिट को मैंने 4 माना है, ठीक है। तो ये 20 और 16 तक जाएंगे, 4 एकम 4, 4 4 4 तो 16, तो 4 4 16, ये आपका इसके सामने कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 20 और 16 का, ठीक, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका 16 और 20। अब x पर 16 तक जाएंगे और y पर जाएंगे हम 20 तक, ये कहीं यहाँ पर आएगा आपका। सामने से देखता हूँ तो ये आ गया आपका 16 और 20। तो इनको हम मिलाएंगे दोनों पॉइंट्स को, ये आपकी यहाँ से स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आपकी बनती हुई जाएगी, ठीक है। इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, x + y = 36। अब इसके पॉइंट रख दो आप, x पर 4 तक बढ़ो,
x पर 4 तक बढ़े, y पे 0 ही रहना, तो ये आपका आ गया इसका 4 0। दूसरा इसका 12 और 8, x पर 12 तक तो 4 8 12 और y पर 8 तक, तो y पर 8 तक जाएंगे कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये इसकी लाइन आ गई। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ ऊपर आगे बढ़ाता हुआ चला जाऊँगा, ये चला गया, तो यहाँ कहीं पर ये कट कर रहे हैं। कहाँ पर कट कर रहे हैं ये? अगर मैं नीचे का पॉइंट देखूँ तो 20 है, और अगर मैं इधर सामने का देखूँ तो 16 है। मतलब यहाँ पर 20 और 16 पे ये कट कर रहे हैं। तो 20 और 16, तो x है 20, y है 16। x हमने माना क्या है? x हमने माना है लंबाई, तो ये आपकी लंबाई आ गई और ये आपकी चौड़ाई आ गई, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ भी कर लो। प्रूफ कैसे करोगे? हमें ये बताया गया था कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर वो 36 है, मतलब x प्लस वाई जो है वो 36 है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो 36 आ रही है। तो देखो 20 और 16 कितने होते हैं? 20 और 16 आपके 36 ही होते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता लग गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हम लिख देंगे लास्ट में भाई लेंथ ऑफ द गार्डन, जो माना होता है ना वही लास्ट में लिखना भी होता है, इसके भी नंबर होते हैं आपके एग्जाम में। तो हम लिख देंगे भाई लेंथ ऑफ गार्डन, जो लेंथ है आपकी वो 20 मीटर है और जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी 16 मीटर है। आप लिख देना, ये तो आपका काम है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, ये भी आपका हो गया पूरा। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इसमें आपको इमेजिनेशन का खेल करना है सारा। देखिए हमसे सवाल कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है पहले से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब आपको क्या करना है? आपको दूसरी खुद से लिखनी है। और खुद से किस तरह से लिखनी है? इस तरह से लिखनी है कि एक बार तो कोई इंटरसेक्टिंग लाइन बने, एक बार आपकी पैरेलल लाइंस की लिखनी है और एक बार आपको कोइंसिडेंट लाइंस की लिखनी है। मतलब एक इक्वेशन आपको पहले से दे रखी है, इसका ऐसा जोड़ा बनाना है कि जब हम उन दोनों को सॉल्व करें तो इंटरसेक्ट आ जाए, मतलब वो दोनों एक दूसरे को एक बार काटें। फिर यहाँ पर आपको इसकी दूसरा जोड़ा जो लिखना है वो ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि इनको सॉल्व करके पैरेलल लाइंस बने दोनों की, और फिर इसका दोबारा से एक जोड़ा ऐसा लिखना है जो कि कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हों। तो अब वही बात, इसकी जो पहचान बताई थी ना हमें, उसी पहचान का यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन लिखनी है। देखिए हमें लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइन्स की, जो लाइन आपस में काटती हो। तो उनकी पहचान क्या बताई थी मैंने? उनकी पहचान ये थी कि जब A1 अपॉन A2 जो हो वो बराबर ना हो B1 अपॉन B2 के, तो वो हमारी कंसिस्टेंट लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। तो बस हमें यही करना है। हमें A1 और B1 तो दे रखा है, हमें A2 B2 ऐसे चूज़ करने हैं जो कि बराबर ना आए। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लेता हूँ इक्वेशन 3x और प्लस का मैंने ले लिया 5y और माइनस का मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पर 16 ले लिया इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन अपने पास से ले ली। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँगा A1 A2 का, देखिए जो वो होगा 2/3 और B1 B2 होगा इसका 3/5, जो कि इक्वल नहीं है। तो बस यही करना था हमें, एक ऐसी इक्वेशन लेनी थी जो कि इस वाली कंडीशन को फॉलो कर दे। ये क्या कि यही इक्वेशन आएगी? ज़रूरी नहीं है ऐसा, आप कुछ भी इक्वेशन रख सकते हो, बस कंडीशन ये वाली फुलफिल होनी चाहिए। कुछ भी इक्वेशन आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो हमने बना ली ये इक्वेशन, हमने अपने पास से खुद से बना ली है। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स इनकी आनी है, ठीक है, ऐसे करना है। अब पैरेलल पे आ जाओ। पैरेलल की कंडीशन क्या थी? पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि A1 A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो होगा, लेकिन ये इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारी पहचान थी, मतलब ये बराबर हो चलेगा लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी इक्वेशन बना लो इसमें ये बराबर आ जाए। जैसे कि मैं अगर ले सकता हूँ यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ डबल, मैं डबल कर देता हूँ इसका, मैं ले लेता हूँ 2 है ना यहाँ पर, तो 2 का 4 कर देता हूँ और 3 का कितना हो जाएगा डबल, 3 का 6 कर देता हूँ। अब ये डबल ना होना चाहिए, इसका आप कुछ ऐसा लो, C जो हम लेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 8 है ना, तो 16 ना लेके कुछ भी ले लो आप, मैंने यहाँ पे ले लिया 20। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ये बनेगा आपका 2/4, ये बनेगा आपका 3/6 और ये बनेगा आपका -8/-20। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये तो बराबर आ गया, A1 A2 B1 B2, देखिए ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये आपका -8/-20 ही रहेगा, मतलब ये बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हमें बना देनी है। कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यही होगी, कुछ भी आप अपने पास से बना सकते हैं। बस वही बात कि कंडीशन ये वाली फुलफिल होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमें बनानी है कोइंसिडेंट, जो एक के ऊपर एक होती है। उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान होती है कि भाई A1 A2 जो है वो बराबर होता है B1 B2 के, वो बराबर होता है C1 C2 के। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन फ्रेम करनी है जिसमें हम यहाँ पर अगर उसका A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कंपेयर करें तो उनका रेशो बराबर आए। ये आप कर लेना आप, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना क्या इक्वेशन बनेगी। बस कुछ भी बना सकते हो आप अपने पास से, आपको पूरी की पूरी छूट है, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, बस कंडीशन हमारी ये फुलफिल होनी चाहिए। ये सवाल था। आइए अब इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
3.2 का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, फिर अगली एक्सरसाइज पे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है कि द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें इनका ग्राफ बनाना है। और क्या करना है, और हमें ये करना है कि ग्राफ में ना एक ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा तो हमें उसके वर्टिसेस, उसके कोने बताने कि जो ट्राइंगल के कोने होंगे उस पर क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब उस पर एक्स और वाई के क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये सब हमें बताना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस ले लेते हैं हम। यहाँ पर इक्वेशन जो है आपकी x माइनस, पहली इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइए फटाफट इनके पॉइंट बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ना अपनी आसानी के लिए। तो मॉडिफिकेशन में ये कर रहा हूँ, यहाँ पर x प्लस 1 तो मैंने यहीं रहने दिया, और ये जो माइनस का y था इसको मैंने इक्वल के उस साइड भेज दिया, तो इक्वल के उधर जाके ये प्लस का y बन जाएगा। अब यहाँ पर आसान हो जाएगा आपके लिए x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। देखिए कैसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अगर x की जगह 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, मतलब y हमारा 1 आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर x की जगह 1 रखा तो 1 और 1 हमारा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये हमारा हो गया। इसको भी सिंपल कर लो, मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा। ये माइनस का 12 है, बॉर्डर के बाहर जाकर इक्वल के उधर जाकर ये प्लस का 12 हो जाएगा। ये प्लस का 2y है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ से हम हटा के इधर फेंकेंगे, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से भी आप x और y की वैल्यूज निकाल लीजिए, फटाफट फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए कितना आसान हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा मेरा, 12/3 बचेगा, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12 होते हैं, x 4 आ जाएगा हमारा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ y की जगह 6 रख दूँ तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 चले जाएंगे, ऊपर 0 बचेगा, ये कुछ हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 3, जो कि आपका 0 ही आना है, तो x हमारा 0 आ जाएगा। ये पॉइंट आ चुके हैं। आइए इनको प्लेस कर देते हैं। पहले इस इक्वेशन का करेंगे, x पे 0 तक जाना है, y पे 1 तक जाना है। तो x पे 0 तक मतलब कहीं नहीं जाना, y पे 1 जाना है, यहाँ तक बढ़ जाएंगे। ये पॉइंट आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया आपका 0 और 1। ठीक है। दूसरा पॉइंट है x पर 1 तरफ जाओ और y पे 2 पॉइंट तक जाओ। तो x पर 1 तरफ गए, y पे 2 तक गए, तो कहीं यहाँ पर वो पॉइंट आएगा आपका 1 और 2 का। ये आपकी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इसकी बन जाएगी इस तरह से। अगर हम लाएंगे पीछे से खींचते हुए, इसको बनाते हुए, ये आपकी इस तरह से कुछ बनेगी। ठीक है। ये आपकी आ गई किसकी, ये आ गई आपकी x माइनस वाई प्लस 1 की स्ट्रेट लाइन। अब इसके पॉइंट रख दो, x पे 4 कदम बढ़ो, y पे 0, तो x पे 4 कदम बढ़ेंगे, 1 2 3 4, y पे 0 मतलब कहीं नहीं जाना, y पे तो यहीं कहीं रहना, ये आ जाएगा आपका 4 0। अब क्या करना है, x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 मतलब x पे कहीं मत जाओ, y पे 6 तक जाओ, तो ये हम चले गए 6 तक, यहाँ तक, ये आ गया आपका x 0 y 6। तो ये पॉइंट एक ये, एक ये, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल बीच में ड्रॉ हो गया है, ये रहा। इसी ट्राइंगल को हमें क्या करना है, हमें इसको शेड कर देना है। तो आइए इसको शेड करते हैं, कलरिंग करेंगे इसकी। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा ट्राइंगल का है, ये हमने सारा इसको शेड कर दिया इस तरीके से। आप बढ़िया वाला शेड कर देना, वाटर कलर ले आना, मिस्त्री बुलवा लेना, ठीक है, डिस्टेम्पर करवा लेना इस पर, ठीक। ये हो गया। अब हमें इसके वर्टेक्स बताने, इसके पॉइंट बताने। देखिए पॉइंट कहाँ कहाँ है। एक पॉइंट तो आपका ये है, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है, x पे -1, ये पॉइंट है आपका -1 और y पे 0। एक पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा पॉइंट है आपका ये रहा, x पर 0 और y पर, x पर 4 और y पर 0, तो एक पॉइंट आ गया आपका x पर 4 y पर 0। तीसरा पॉइंट आपका है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, तो ये नीचे अगर x एक्सिस पे देखूंगा मैं तो ये 2 के ऊपर मुझे दिख रहा है और 3 इधर दिख रहा है, तो मतलब x के लिए यहाँ पर 2 है और y के लिए 3 है। तो इस तरीके से आपके इसके तीनों वर्टेक्स जो है, मतलब तीनों जो किनारे हैं, इसके कोने, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, कोने बोलेंगे इनको बल्कि, तो ये जो है आपके इसके पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं। बस इतना ऐसा काम आपको करना था यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आइए अब इसी जोश के साथ हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड हैं आपके, 3 तरीके जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से सवाल जरूर आता है। तो अभी जो 3.3 एक्सरसाइज है वो आपकी बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। अब ये मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सिखा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान मेथड है। देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के बदले यूज़ कर लेना। जैसे कि मान लीजिए घर पर चाय की पत्ती खत्म हो गई, आपने कॉफ़ी बना के पी ली, तो यहाँ पर चाय का
सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, कॉफ़ी हो गई। तो इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ यूज़ कर लेंगे तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। अब इसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने पहला सवाल लिया है, पहले सवाल का ही फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। कैसे करना है बहुत ध्यान से देखना, अब एक-एक स्टेप समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को नाम दे देंगे। इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से ना x की या y की किसी की भी एक वैल्यू निकाल लो, कोई भी, या x की निकाल लो या y की निकाल लो। तो मैं x की अभी निकाल रहा हूं। तो अगर इस इक्वेशन में से x की हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखिए यहाँ पर 14 तो यहाँ पर ऑलरेडी है इक्वल के, इधर 14 ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ये जो प्लस का y है, जब हम इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का y बन जाएगा। तो ये x की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 माइनस y हो गया। बस ये आपको काम करना है। अब क्या करेंगे हम, जो भी x की या अगर आप y की निकालते तो जो भी वो वैल्यू आएगी उसको फिर आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में अब x की जगह पर ये रख देंगे, इस वाले x को, जो इक्वेशन सेकंड है, क्या इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें हम x की जगह पर अब सब्स्टिट्यूट करेंगे x की ये वाली वैल्यू जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, इसीलिए इस वाले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, अब x की जगह ये सारा रख देंगे। तो देखिए x यहाँ पर है, x की जगह में रखना है ये 14 माइनस वाई, तो ये तो x की जगह आ गया। अब ये वाला माइनस यहाँ रखा मैंने, ये y मैंने यहाँ पे पुट करा, इक्वल का इक्वल, 4 का 4। बस अब तो सॉल्व कर लो आप, जैसे आगे बढ़ना है आपको। देखिए 14 का 14 रहेगा, माइनस वाई और माइनस वाई, 2 माइनस वाई हो जाएंगे, मतलब माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस का 2y यहीं रहेगा इज इक्वल टू 4। ये 14 प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, 14 में से 4 जाएंगे 10 बचेगा, और बड़े नंबर का निशान लगता है माइनस आ जाएगा, माइनस का 2y, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर y रहेगा 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड करेगा, तो यहाँ से इस तरह से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 5। तो y इज इक्वल टू 5 आपका आ गया। अब क्या करें, अब ये जो y की वैल्यू आई है ये फिर से इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो x की निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए y की ये वैल्यू हम दोबारा से यहाँ रख रहे हैं, मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज को, इसीलिए इसका नाम ये है। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे की बातें यहाँ पर, ठीक है, इससे आगे की कहानी अब हम कर देंगे। नाउ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड में भी रख सकते हैं, वैसे फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो हम फर्स्ट में रखना है। अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x का x रहेगा हमारे पास, प्लस का प्लस, y हमारे पास क्या है 5 है ना, तो y की जगह 5 रखा, ये आपका 14 आ गया। x इज इक्वल टू 14 प्लस का 5 है, इक्वल के बाहर आ गया माइनस का हो गया, यहाँ पे से 14 में से 9 सॉरी 5 आएगा ना यहाँ पे, तो ये आपका 9 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये प्लस का 5 था, इक्वल के उधर आ गया माइनस का हुआ, 14 में से 5 गए 9 बचेंगे। तो इस तरह से हमारे x भी निकल के आ गया और y भी, दोनों पॉइंट निकल के आ चुके हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप समझ चुके होंगे किस तरह से इसने काम करा है कि हम वैल्यूज जो है वो एक की जगह एक रख रहे हैं और आंसर लेकर आ रहे हैं। एक सवाल और समझाता हूँ इसका, फिर और आपका पक्का हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन फिर आप करते रहोगे घर पर। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वाला ऑप्शन लिया है, ऑप्शन 4 है इसका। तो सबसे पहले वही बात, यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकालो, मैं x की निकाल रहा हूँ। तो x की जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो देखिए 0.2x यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल के पार इधर क्या है 1.3 है, ये प्लस का 0.3y है, तो ये इधर आके माइनस का 0.3y हो जाएगा। ये जो 0.2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा 0.2। कुछ भी वैल्यू आ जाए, आप सोचोगे इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, डरना मत, कुछ भी वैल्यू आएगी उसको रख देना, रास्ते खुद निकलते चले जाएंगे आपके लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जी पुट x इज इक्वल टू 1 या डायरेक्ट थोड़ा करके लिख देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 के इक्वेशन 2 में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये तो पहले लिख देता हूं मैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें हम x की जगह पर ना ये सारा रख देंगे, कुछ भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा आ जाए, बस आपको रखने से मतलब है, रास्ते खुद निकलेंगे। देखिए 0.4 के बदले 0.4 आया, अब इस x के बदले रखना है मैं ये सारा, क्या रखना है 1.3 माइनस
0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, ये सारा आ गया इस x के बदले, फिर प्लस का प्लस, 0.5 का 0.5, y का y, इक्वल का इक्वल, 2.3 का 2.3, सब कुछ रख दिया। अब यहाँ पर ये बाहर मल्टीप्लाई में ना यहाँ पर, तो ये नीचे से ऊपर कट जाएगा, तो ये इससे चला जाएगा 2 बार, ऊपर यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 जो है वो ब्रैकेट में अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेगा, तो इस 2 के ये कुछ इस तरह से हो गया, चलो लिख देता हूँ पहले मैं, 2 बाहर रह गया, अंदर रह गया 1.3 माइनस 0.3y और फिर प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो देखिए इसको मैं 13 मारूंगा, 13 दूनी 26, मतलब ये हो जाएगा आपका 2.6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 0.6y प्लस का प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। खुद ही खुद सब हाथ खुद चलता रहेगा आपका, ये समझ लो आप। देखिए अब बस करते रहो आगे। अब यहाँ पर ये 2.6 से है, ये माइनस प्लस माइनस है, 6y में से 5y जाएंगे तो 1y बचेगा, मतलब 0.01y बचेगा, और माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस का बचेगा। इधर हमारे पास क्या है 2.3 ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 0.1y यही रहेगा, 2.3 यही रहेगा, ये वाला 2.6 प्लस का है, इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, ये 2.6 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 में से 23 हम घटाएंगे तो 3 बचेगा, मतलब यहाँ 0.3 बचेगा, और कौन सा बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का है ना, तो माइनस का बचेगा, यहाँ पर माइनस भी लगा देता हूँ पहले। अब ये इक्वल आ गया, इधर था हमारे पास माइनस में 0.1y, माइनस से माइनस कट गया, 0.1 मल्टीप्लाई में है ना, ये यहाँ पर डिवाइड में आके इसके डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3/1 का मतलब 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। यहाँ से इस तरह से y की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब ये वाली y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आगे आप करेंगे नाउ, इस तरह से आप करेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी भी एक में रख देना, x की वैल्यू निकाल लेना, पूरा आप कर देना। समझाना मेरा मकसद था, मैंने समझा दिया। क्या करते हैं इस मेथड में, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। पहले हम x की कोई वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाए उसको इक्वेशन सेकंड में रख दो। जब आप सेकंड में रख दोगे तो y की एक वैल्यू निकल के आएगी, फिर जो y की वैल्यू निकल के आएगी फिर उसको दोबारा से आप फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख दो, तो x की जो असल वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ऐसे आपकी y की और x की दोनों की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस मेथड को यूज करते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 जो है वो बेवजह का काम बढ़ा दिया है आपका, ठीक है। देखिए क्या है, वही है जो भी पहले सवाल में कराया हमने। हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और हमसे कहा जाए इसको सॉल्व करने के लिए। चलो सॉल्व तो हम कर देंगे, हमने सीख लिया अभी। अब जो काम बढ़ाया गया है वो ये है, फिर आपको एक और इक्वेशन दे दी और आपसे कहा गया कि इसको, इसमें जो है ना m की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो देखिए होगा क्या, हम इनको सॉल्व करेंगे तो x और y की कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, फिर उन वैल्यूज को हम यहाँ पर x और y की जगह पुट कर देंगे तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये काम आपका बड़ा है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, एक और आपका और अच्छे से मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें x या y की पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है, जो भी निकल के आती है। तो आइए निकालते हैं। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे मैं, तो 2x यही छोड़ूंगा, इक्वल के बाद, इक्वल के निशान के बाद 11 पहले से यहाँ पर रहेगा। ये जो 3 + y है ये इक्वल के उस साइड जाके माइनस का 3y हो जाएगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब जो भी यहाँ पर वैल्यू निकल के आए वो पुट कर दीजिए दूसरी इक्वेशन में। तो हम क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे जी, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x का मान रखने पर, तो इक्वेशन सेकंड है क्या, पहले लिख लो पूरी इक्वेशन ताकि आसान रहे रखना। 2x - 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये है। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है, कुछ भी वैल्यू हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 का 2 रखा मैंने, अब इस x की जगह ये सारा आ जाएगा, तो x की जगह आ जाएगा 11 - 3y अपॉन 2, ये आ गया माइनस का माइनस, 4 का 4, y का y, इक्वल का इक्वल, -24 का -24। सॉल्व कर लेंगे। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या रह गया ऊपर, 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24। माइनस माइनस प्लस होता है, 4y और 3y 7y हो जाएंगे, बड़े का निशान माइनस है, माइनस लग जाएगा, इक्वल का इक्वल -24। ये 11 प्लस का है, इसको यहाँ से उठा के ले जाओ इधर, ये माइनस का 11 हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा दो, ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ये पहुँच गया इधर माइनस का 11। अब क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 24 11 35 हो जाएंगे, माइनस के 35 हो गए, माइनस का 7y हो गया, माइनस से माइनस कटेगा, 7 से 35 जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर इसका 7 पंजे 35 होता है, तो y इज इक्वल टू 5 आपका आ गया। तो आपकी यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई है। अब क्या करना है हमें, अब इस वैल्यू को दोबारा से इक्वेशन में रख दो। अब हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे जी, पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2 का 2 x का x प्लस का प्लस 3 का 3 y की जगह 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 11, 2 का 2 x का x 5 यहाँ पे 15 हो जाएंगे इज इक्वल टू 11, 2 का 2 x का x 11 माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जाएगा आपको कितने 4 बचेगा, ये 2x से, तो यहाँ पर ये कट जाएगा आपका, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू भी निकल के आ गई -2, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 हमारी वैल्यूज आई हैं। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन रखेंगे नाउ। तो नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या है वो लिख देंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू रखो, x की जगह x की वैल्यू रखो, आंसर लेके आ जाओ। तो देखिए y क्या आया था हमारा 5 आया था, तो y हमारा 5 आया था, ये आ गया, m की जगह m की वैल्यू रहेगी, x हमारा है -2 प्लस का 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2m प्लस का 3 और ये हमारे पास 5 है ही प्लस का। अब देखिए ये प्लस का 3 है, इसको मैं इधर लाऊंगा इक्वल में, तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये प्लस का 5 है तो प्लस का रहेगा, यहाँ से 3 अब मैं हटा दूंगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर जो होगा आपका 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे और प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस का नंबर जो है वो बड़ा है, और ये इधर -2m, 2m जो है मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आएगा तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे। अब 2 एकम 2 थे और -1, तो इस तरीके से m आपका -1 आ जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे m इज इक्वल टू -1, आपका आंसर आ चुका है, m की वैल्यू -1। तो इस तरीके से ये सवाल आपको करना था। इसी बहाने हमने जो ये मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन, इसको और अच्छे से दोबारा सीख लिया हमने, क्या करना होता है अब तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। आइए फटाफट अगले सवाल हम बहुत जल्दी करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और मेरे दोस्तों ये वो सवाल है, अगर आपने ये पूरा कर लिया ना, अभी समझ लो आपको ये चैप्टर आ गया पूरा। जी हाँ, इसके अंदर 6 सवाल हैं, सारे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही बढ़िया है। इसमें से एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत बढ़िया ये तरीका है, सीखने का आपके लिए मौका है। आइए देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये नहीं पढ़ रहा मैं, आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई हैं, आपको इनके ऊपर इनसे एक इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बना के आपको उनको सॉल्व करना है, वही अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर 2 सवाल मैंने एक साथ ले लिया, आइए पहला देखिए, पहले फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, 2 नंबर के बीच में जो गैप है, जो अंतर है वो 26 का है। तो मैंने एक नंबर को x मान लेता हूँ, दूसरे को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप पूरा जो स्टेटमेंट होता है सारी वो आप खुद लिखेंगे, मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा। अब यहाँ पर मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड बी y, ठीक है, मैंने एक को x माना, दूसरे को y माना, दोनों के बीच में जो अंतर है वो 26 का है, मतलब कहीं ना कहीं उन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा, माइनस जो होगी वो 26 होगी। अब आप एक बात और सोचो, जब यहाँ पर इसमें से ये माइनस करके 26 आ रहा है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस 26 है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है, जब जो डिफरेंस आएगा ये नंबर बड़ा होगा। अब अगला क्या कहा गया हमसे, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, 3 गुना वाला नंबर बड़ा होगा, मतलब x हमारे पास यहाँ बड़ा है ना, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो बड़ा नंबर है, y जो है वो छोटा नंबर है। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी है इनकी दूसरी। अब सोचो वही वाली बात, ये 3 गुना ज़्यादा है, एक नंबर दूसरे का 3 गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना ज़्यादा है ना, तो अगर हमें इसको y के बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाई ये 3 गुना पहले से ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, हम इसको 3 गुना कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है, कई बार करवा चुका हूँ ये वाली स्टेप, जो मैं इसी स्टेप में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, इसीलिए मैं इसको बार बार आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या था, ये 3 गुना था, इसलिए हम इसको 3 गुना करके इसको बराबर बनाएंगे, इक्वेशन हम बैलेंस करेंगे। अब क्या करना है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इनको सॉल्व कर दो, देखिए यहाँ तो x की वैल्यू ही निकल के आई है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही हम कर देंगे पुट, तो हम डायरेक्ट कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, वही स्टेटमेंट आप लिखेंगे पूरी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब x की जगह रख दो 3y, तो x की प्लेस पर आ जाएगा 3y, माइनस का माइनस, y का y इज इक्वल टू 26, 3y में से एक y चला गया तो 2y बचेंगे इज इक्वल टू 26 से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 26 13 बार जाएगा, तो इस तरह से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 13 आ जाएगी। y की
वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है, बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर ये करेंगे हम कि इस y को दोबारा से कोई सी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम अब ये करेंगे, मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 13 इन सेकेंड। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सेकेंड छोटी इक्वेशन है, जल्दी आंसर आ जाएगा। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y, x की जगह x रहेगा 3, y की जगह पर 13 रख दो तो ये 13 आ गया, तो 13×3 = 39 हो जाए, तो x की जो वैल्यू आ गई 39 आ गई। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और यही तो आपको करना था, बस इसको सॉल्व करना था, आ गया आंसर। तो x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, आप लास्ट में पूरा लिख देंगे, ठीक है, सब कुछ जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है। इसके भी आधा नंबर इसका मिलता है बोर्ड एग्जाम में, अगर मैं बात करूँ तो लिखने का आंसर, फाइनल आंसर जो है। अब ये हो गया आपका इसका फर्स्ट का। इसी पर यहीं पर मैं सेकंड का भी करवा देता हूँ आपको, लाइन ड्रॉ करके हाथों हाथ 2 सवाल आपके निपटा दिए मैंने एक ही टेक के अंदर। तो अब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेकंड वाले का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहले ये सोचो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं दोस्तों? 2 ऐसे एंगल, 2 ऐसे कोण जिनका सम, जिनका योग 180 डिग्री बन जाए, वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो 2 एंगल होंगे जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसका मतलब मैं एंगल्स को मान लेता हूँ, हमने वही करेंगे हम कि एक एंगल को हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स, एक एंगल को हमने मान लिया x डिग्री हो गया, और सेकंड एंगल को हमने यही लिख देता हूं मैं, सेकंड एंगल को हमने मान लिया y डिग्री हो गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, याद रखना, ज्योमेट्री में काम आएगा आपके। तो इसका मतलब कि x प्लस y, ये जो 2 एंगल हैं ये मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। पहली क्वेश्चन आपकी ये हो गई। दूसरी क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगलों में से जो लार्जर, जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड्स, वो ज़्यादा है द स्मॉलर, छोटे वाले से, कितना? बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री से। मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो ठीक है, बड़ा एंगल छोटे वाले से, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उनके बीच में 18 का डिफरेंस है। ये भी कह सकते हैं ना कि उन दोनों एंगल्स के बीच में 18 का डिफरेंस है, मतलब x माइनस वाई जो है वो कितना है, वो 18 है, ये बात हम कह सकते हैं। तो बड़ा एंगल क्या हो, कौन होगा यहाँ पर? बड़ा एंगल x होगा, क्योंकि बड़े में तो छोटा माइनस होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? भैया माइनस का y है, उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। चलो यहीं कर दूँ, अगले में कर दूँ, यहीं कर देता हूँ। चलो, तो ये आपका प्लस का y मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से हटाकर। तो इससे बस हुआ ये कि इससे x की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, वही हम ये कर देंगे जी, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में क्या है यहाँ पर हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह पर आ जाएगा 18 प्लस वाई, तो x की प्लेस पर आएगा 18 प्लस वाई, ये वाला प्लस ये वाला y इक्वल 180। y और y कितने y हो गए? 2y हो गए। तो 18 का 18 रहेगा, ये 2y हो गए इज इक्वल टू 180। अब देखिए 18 प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाकर माइनस का 18 हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या होगा जी, 180 में से 18 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका? 162 बचेगा जी। यहाँ पर 2y हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ये डिवाइड में नीचे जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से y की वैल्यू निकल के आएगी आपकी कितनी? 2 8 16, 2 1 2। तो y आपका निकल के आ गया इस 81 डिग्री, 81 डिग्री का। आप क्या करना है, y की ये वैल्यू कोई सी भी क्वेश्चन में रख दो। तो अब हम ये कर देंगे, पुट नाउ पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड में रख देता हूं मैं। सेकंड छोटी इक्वेशन है, जल्दी आंसर आएगा। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 18 का 18 और y की जगह y की वैल्यू 81 डिग्री। इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। तो ये आ गया आपका x, मतलब बड़ा वाला एंगल। तो यहाँ से आपका x भी आ गया, y भी आ गया। तो x की वैल्यू 99 डिग्री आ गई आपकी, और y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई आपकी। इनका सम करेंगे तो 180 ही इनका सम आएगा, और इनका डिफरेंस करेंगे तो इनके बीच में 18 का ही डिफरेंस भी आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ही टेक में आपके थर्ड क्वेश्चन के 2 ऑप्शन करवा दिए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। साइड में हो गया हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो लाइक करना है वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर लो। आइए अब अगला सवाल करते हैं।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एज इट इज उठ के आ रहा था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पर सवाल है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक हमारे पास फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, वो 9/11 बन जाती है। कब? इफ़ टू एडिड, जब उसमें दो जोड़ा जाता है, दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, मतलब एक फ्रैक्शन है कोई भी, वो 9/11 हो जाती है जब उसके ऊपर और नीचे दोनों भागों में हम 2 प्लस कर दें। और वही फ्रैक्शन अगर उसमें हम 3 जोड़ दें ऊपर नीचे, तो फिर वो 5/6 हो जाती है। तो वो फ्रैक्शन क्या है, वो भिन्न क्या है, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इन्हीं को हम x और y मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे लेट n, ठीक है, न्यूमिनेटर के जहाँ n लिख रहा हूँ मैं, n हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। तो फिर फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन क्या बनेगी दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है, फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी फिर x/y। क्या बन जाएगी फ्रैक्शन, x/y, ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर नीचे आ गया, ये हमारी फ्रैक्शन है। अब हमसे क्या क्या कहा गया, कंडीशंस क्या क्या दी गई हैं, कंडीशन ही दी गई है पहली जो है टू एडिड। अगर हम अपनी फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन में यहाँ के बदले यहाँ लिखता हूँ नीचे, अगर हम अपनी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 प्लस कर दें तो वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी ये यहाँ पर हो गई है। दूसरी कंडीशन हमें दी गई है, अगर इसी फ्रैक्शन के अंदर हम 3 प्लस कर दें, ऊपर भी 3 प्लस कर दें, नीचे भी 3 प्लस कर दें, तो ये फ्रैक्शन आपकी 5/6 हो जाती है। तो अब वो फ्रैक्शन क्या है ये बताना है। यहाँ पर क्या हो सकता है, कई बार ये सवाल आ सकता है कि भाई 3 एडिड, जैसे कि बोथ है ना, तो ऊपर कुछ प्लस करवा ले, नीचे कुछ माइनस करवा ले। तो जैसा भी सवाल में आपसे कहेगा वैसा वैसा करना, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहां से हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले पार्ट में होगी, तो 11 की मल्टीप्लाई होगी x-2 में, और इक्वल बीच में लगेगा, और 9 की मल्टीप्लाई होगी y+2 में। मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 की x में होगी 11x, 11 दूनी हो जाएगा आपका 22, इक्वल का इक्वल, 9 की y में होगी 9y, 9 की 2 में होगी 9 दूनी 18 हो जाएंगे। अब क्या करूँगा मैं, अब ये कर सकते हैं हम, यहाँ पर 11x इधर आ गया, ठीक है। अब 9y को मैं यहीं रहने देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से 11 की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो 9y यहीं रखा, यहाँ पर ये प्लस का 18 भी था, ये जो प्लस का 22 था, जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रह जाएगा आपका 9y, प्लस माइनस माइनस होगा, 22 में से 18 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे। तो यहाँ पर ये जो 4 आएंगे माइनस के आएंगे 4, और ये जो 11 मल्टीप्लाई में है ये यहाँ से नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से x की ये वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इक्वेशन जो हमारी बनी है, इक्वेशन हम किसको दे दें, इक्वेशन हम बोल देते हैं, किसको नाम दे, इसको नाम दे देते, चलिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही इसको भी इक्वेशन बना लो। 6 की वैल्यू आपकी, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x+3 में, इक्वल का इक्वल, और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y+3 में। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा आपका 6×3 18, इक्वल का इक्वल, ये हो जाएगा आपका 5y, और ये हो जाएगा आपका 5×3 15, ठीक है। यहाँ पर 6x या ये हो गया आपका 5y, ये हो गया आपका प्लस का 15 है। अब वही बात, ये 18 प्लस का है ना, उधर जाके ये 18 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6x = 5y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये हमने इसको दूसरी इक्वेशन का नाम दे दिया। ये हमारी दोनों इक्वेशन बन के आई हैं। अब देखिए यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली ना, अब ये पूरी एज इट इज़ वैल्यू x की यहाँ पर आप रख देंगे। तो यहाँ पर जब मैं रखूँगा वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आप x की वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन सेकंड में x है यहाँ पर, तो 6 की जगह 6, x की जगह ये पूरा रख दो आप। क्या है ये, 9y - 4 / 11 = 5y - 3, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए ये कटेगा तो नहीं, तो हम ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 9 = 54y हो जाएगा, ये ऊपर 54y - 6 × 4 = 24, इस पूरे के नीचे 11 आएगा। यहाँ पर इक्वल में क्या है, इक्वल में है आपका 5y - 3, ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, क्योंकि इक्वल है, इधर फ्रैक्शन है और इधर भी फ्रैक्शन है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो हम 1 कंसिडर कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, किसकी करनी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही सारा खेल है बस कैलकुलेशन का। इसके अंदर आपको जो मार्क्स दिलाएगा, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे पार्ट में। तो जब इसकी 1 से होगी तो ये तो यही रहेगा, मतलब ये तो चेंज होगा ही नहीं। 54
y माइनस 24 तो एज इट इज़ रहेगा। इधर इस 11 की इस पूरे में होगी, मतलब 11 की 5y में भी होगी और 11 की 3 में भी होगी। तो 11 की जब 5y में होगी तो हो जाएगा 11 पंजे 55y, ये हो जाएगा आपका 55y, माइनस का माइनस लगा दिया, 11 3 33, 33 ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 55y जो है मैं अगर इधर लेके आऊँ तो ये यहाँ पर है आपका 54y, क्या हो गया, ये है आपका 54y माइनस 24, ये वाला 55y भी इधर माइनस का आगे हो गया और इधर रह गया हमारे पास माइनस का 33। अब देखिए 55y माइनस के हैं और 54y प्लस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब हम 55y में से 54y कम कर देंगे तो एक y बचेगा, और वो एक भी कौन सा बचेगा, वो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का जो नंबर था यहाँ पर बड़ा था। अब देखिए इधर यहाँ पर माइनस 33 ऑलरेडी था, ये माइनस का 24 जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, ये आपका हो गया है। तो यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस फिर माइनस होगी। तो जब हम 33 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका बचेगा 6 और 3, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और कौन सा 9 आएगा, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। और ये इधर माइनस का y है, माइनस से माइनस कट गया तो y हमारा आ गया यहाँ से 9 निकल के। तो ये तो हमारे y की वैल्यू आ गई। y क्या था, हमारी फ्रैक्शन में y था डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर आ गया हमारा 9 निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इस 9 को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के अपना x निकाल लेंगे। तो हम रख देंगे, कौन सी इक्वेशन में रखें, हम इसी में रख देते हैं। चलो, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में y 9 रखने पर, तो सेकेंड इक्वेशन है ये, यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, 6x माइनस 5, y की जगह आ जाएगा 9, यह आ गया 9 माइनस के 3, 5 नीम कितने होते हैं आपके 45 होते हैं, माइनस के 3, 6x यह आ गया आपका, इसमें से जाएगा 42 बचेगा, 6x और इससे काटेंगे 7 बार जाएगा, 6 7 42 होते, x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारा क्या क्या आ गया, हमारा यहाँ से x निकल के आया 7 और y निकल के आया 9। फ्रैक्शन क्या थी हमारी, x अपॉन वाई, देयरफॉर जो हमारी फ्रैक्शन रियल में होगी वो होगी 7 अपॉन 9। तो 7/9 वो फ्रैक्शन है जिसमें हम ऊपर नीचे अगर दो प्लस कर देंगे तो वो 9/11 हो जाएगी। देखिए अगर मैं 7 में 2 प्लस कर दूं तो ये 7 और 2 9 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 9/11 आ जाएगी। अगर इसमें 3 3 जोड़ देंगे तो ये आपकी 5/6 बन जाएगी डिवाइड होने के बाद। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। तो ये लंबे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं, बड़े बड़े नंबरों के 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नोट करना नोट कर लो। आइए अगला सवाल करते हैं। आयु संबंधित प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। देखिए सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते भी हैं। यहाँ पर सवाल है कि 5 ईयर्स हेंस, अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब, जेकब जो है उसकी जो उम्र होगी वो 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे की उम्र से। तो जैसे ही 5 साल बाद की बात होगी आपको पता है क्या करना है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे कि 5 साल पहले, फिर 5 साल पहले आ जाओ, 5 साल पहले जेकब की जो उम्र थी वो अपने बेटे की उम्र से 7 गुना थी। तो आपको क्या करना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी अभी प्रेजेंट में क्या उम्रें हैं, क्या उनकी एजेस हैं, क्या आयु है, अभी वर्तमान आयु बतानी है। जो पूछा है उसी को x और y मान लेंगे। तो मैंने मान लिया था लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, तो जेकब की जो वर्तमान आयु है हमने मान ली जेकब है x ईयर्स के, और हमने उनके बेटे की उम्र मान ली y। ठीक है, y साल, y ईयर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए वही बात, 5 साल बाद की बात होगी ना, कुछ नहीं सोचूंगा मैं, दोनों की प्रेजेंट एज में सबसे पहला काम मैं पहली फुर्सत में ये करूंगा कि दोनों में 5 साल प्लस कर दूंगा, 5 साल बाद की जब बात हो रही होगी। तो अब हमें इनकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कब बनने के बाद, जब इक्वल का निशान लगेगा। अब आ गया वही मजेदार स्टेप जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। देखिए हमसे कहा गया 5 साल बाद जो होगा जेकब विल बी 3 टाइम्स, जेकब 3 गुना होगा। ये इनकी 5 साल बाद की एजेस हैं, तो जेकब जो है अभी 3 गुना है, जेकब अभी 3 गुना है। हमें इनको बराबर करना है, इक्वेशन बनानी है, बराबर करना है, LHS RHS बराबर होनी चाहिए इक्वेशन में। तो ये 3 गुना है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगा, यहाँ से एक आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से x + 5 रहेगा, ये आपका 3y हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 3y + 15 यही रहने दूंगा। ये जो प्लस का 5 था ये इक्वल के उधर जाके -5 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3y
और माइनस प्लस माइनस होगा, 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप पहले आ जाओ। 5 साल पहले क्या दिया गया है, कुछ भी दिया गया हो, 5 साल पहले की बात है ना, सबसे पहला काम यही करेंगे हम कि दोनों की एजेस में से 5-5 साल कम कर देंगे। ये हमने कम कर दिया। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनानी है। अब देखो सोचो वही बात कि जेकब जो है वो 7 गुना है, 5 साल पहले जेकब की उम्र 7 गुना है, ये 7 गुना है, हमें इनको इक्वेशन बना के बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 7 गुना इधर करना पड़ेगा जब ये बराबर होगा। बच्चे इसी स्टेप में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं वो भी आपको बता दूं ताकि आप गलती ना करें। देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सवाल पढ़ते हैं कि जेकब्स एज वो 7 टाइम्स के, 5 साल पहले जेकब की उम्र 7 गुना थी, तो 5 साल पहले में हमने 5-5 साल माइनस कर दिए, इसकी 7 गुना थी ना, तो इसकी 7 गुना कर दो, इसका 7 टाइम्स कर दो। यही गलती हो जाती है बस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपने 5 साल पहले वाली उम्र लिखी है ना, ये तो ऑलरेडी 7 गुना है, आपने इसी में 7 गुना और कर दिया, मतलब आपने इसको 14 गुना कर दिया। तो ये सवाल पूरा ही आपका गड़बड़ा जाएगा। भाई इक्वेशन में हमें बराबर करना है, इक्वेशन बैलेंस होनी ज़रूरी है। तो ये तो 7 गुना पहले से है, बराबर करने के लिए इसको 7 गुना करना पड़ेगा। दूसरी पार्टी में दूसरी साइड जो भी मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन, सब्ट्रैक्शन होती है वो दूसरी साइड होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन बनाइए फटाफट। x - 5 इज इक्वल टू 7y - 7 पंजे 35, x इज इक्वल टू 7y - 35। ये जो 5 माइनस का है ये उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7y और माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -30। ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकंड। अब इनको सॉल्व कर लो, वही सब्स्टिट्यूट कर लो। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू मैंने पहले यहाँ पे निकाल दी है, तो हम क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि पुट x इज इक्वल टू 3y + 10 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखने पर। तो सेकंड इक्वेशन ये है ना, इसमें x की जगह ये पूरा रख दो। x की जगह हम रख रहे हैं यहाँ पर, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, x की जगह हम रख रहे हैं यहाँ पर 3y + 10 इक्वल का इक्वल 7y का 7y माइनस का -30 का 30 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। आप देखिए क्या क्या सॉल्व करके कर सकते हैं आप, कैसे, देखिए 3y इधर ही है, ये प्लस का 10 भी इधर ही है, सबको इधर ले आओ। ये हो गया आपका माइनस का 7y और ये हो गया आपका प्लस का 30। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए 7y माइनस के 3y प्लस के, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो जब 7y में से 3y माइनस होंगे तो आपके 4y बचेंगे और माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 30 और 10 कितने हो गए आपके, 30 और 10 आपके 40 हो गए, तो ये आपके प्लस के 40 हो जाएंगे। अब ये जो प्लस का 40 है ये उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इक्वल में यहाँ पर ये 40 हो गया आपका माइनस का, माइनस से माइनस कट गई और 4 से 40 जाएगा 10 बार, तो y इज इक्वल टू 10 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 10। y क्या था, y था उनके बेटे की उम्र, तो बेटा 10 साल का, ये तो पता चल गया। अब हमें निकालनी है जेकब की एज। अब हम क्या करेंगे, ये जो y निकला है ना, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको कोई से में भी रख दो, फर्स्ट में रख देता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y + 10, x इज इक्वल टू 3y + 10, इसमें रखूँगा तो x की जगह x रहेगा, 3y की जगह 10 आएगा, +10, 3 धाम 30 होते हैं, +10, 30 और 10 40, x आ गया 40। तो इस तरह से x 40 आ गया। तो अब हमारे पास दोनों आंसर आ गए। तो हम अब लास्ट में अपना स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी हमें लिखनी होती है, जेकब्स प्रेजेंट एज बल्कि लिखेंगे आप पूरी 40 ईयर्स और हिज सन्स एज, ठीक है, उसके बेटे की उम्र कितनी है, 10 साल है। ये आपके दोनों आंसर स्टेटमेंट लिख के आना, पूरी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, आप चाहें तो इन सवालों को आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमने सही करा है या गलत करा है। आप प्रूफ कैसे करेंगे, आप इनकी एज क्या क्या है, 40 और 10 है ना। अब आ जाओ, आप पहुंच जाओ 5 साल बाद पहुंच जाओ। 5 साल बाद कितने हो जाएंगे भाई, ये 45 का हो जाएगा, ये आपका 15 का हो जाएगा। अब क्या कहा हमने, 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो 3 गुना है, तो जेकब देखिए 3 गुना है ना, 15 3 45 होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ठीक है। अब आप पहुंच जाओ 5 साल पहले। 5 साल पहले जब आप जाओगे तो ये होगा 35 साल के और ये होंगे 5 साल के। तो यहाँ पर देखिए 7 टाइम्स 7 गुना 5 7 35 होता है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपकी 3.3 जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम बढ़ रहे हैं 3.4 की तरफ, जिसमें दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये तो इससे भी प्यारा है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, काट देना। उसमें तो एक चीज को हम काट ही देंगे तो उसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बहुत आसान मेथड है, पहले वो मेथड सीखेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए आगे